हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे की सारी वीडियोस चाहिए, यानी कि नई पुरानी सभी की सभी वीडियोस चाहिए, साथ में आपको केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस चाहिए ईपीडीएफ नोट्स का, तो अभी के अभी एनरोल कर लो विजिटिंग द वेबसाइट iibf.info, या फिर आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि IIBF लर्निंग सेंटर के नाम पर अवेलेबल है। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड लिस्टेड ओवर हियर, दैट इज GEGKD। सो डू एनरोल राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका एक्सेस आपको मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। सो इट्स रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज ओवर देयर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या रहते हैं? देखिए, अगर आपने कोई भी बिजनेस चलाना है, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको फाइनेंस चाहिए। चाहे बिजनेस को स्टार्टिंग लेवल पे खड़ा करना है, या फिर मार्केटिंग करनी है, नए प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करनी है, एंड फर्दर आगे उसको ग्रोथ लेवल पे लेके जाना है, तो भी आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। एंड फर्दर फाइनेंस स्टार्ट होता है उस पर्सन के साथ जिसने यहां पर बिजनेस आइडिया लेकर आया होता है, एंड फर्दर उन्हीं पर्सन को हम ओनर्स या प्रमोटर के नाम से जानते हैं। फाइनेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक पर्टिकुलरली होता है हमारे पास टर्म फाइनेंस, यानी कि लंबे समय के लिए जो फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, जिसमें आपने मान लीजिए मशीनरी परचेज करनी है, आपने लैंड प्लांट वगैरह परचेज करना है, मशीनरी परचेज करनी है, वो आपका होता है कौन सा? टर्म फाइनेंस होता है। एंड फर्दर इस चीज को देखने के लिए कि आपने खुद का पैसा कितना लगाया, यानी कि ऑन इक्विटी कितनी लगाई, आपने खुद का पैसा कितना लगाया, एंड फर्दर आपने डेप्ट कितना लिया, उस रेशो का कहते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो कहते हैं। दैट इज सेड टू बी डेप्ट इक्विटी रेशो, जो कि हमें किसके बारे में बताती है? विच टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल लेवरेज। ये हमें फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बताती है। फाइनेंशियल लेवरेज इज बेसिकली रिलेटेड टू आमदनी अठन्नी खर्च रुपया। मान लीजिए मेरी पॉकेट में है 1 रुपया एंड मैं खर्च कर देता हूं 10 रुपए, तो 9 रुपए डेफिनेटली मैंने क्या लिए? मैंने यहां पर 9 रुपए उधार पर लिए। तो यानी कि डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगी? 9:1 हो गई, यानी कि होगी 9 होगी, विच इज क्वाइट हाई। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो जितनी ज्यादा होगी, डेफिनेटली उतना ज्यादा रिस्क भी ज्यादा होगा। तो डेट इज फंडा रिलेटेड टू कि टर्म फाइनेंस के केस में हम यहां पर कहते हैं कि जो लंबे समय के लिए पैसा लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल आपने लंबे समय के लिए करना है, डेट इज अ टर्म फाइनेंस। एंड क्योंकि यहां पर बिजनेस को यहां पर चलाए रखने के लिए, डेली बेसिस के खर्चे करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं यहां पर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जो कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस होता है। यानी कि करंट एसेट्स minus the current liabilities, that is actually related to what? That is a working capital finance over here. वही क्या रहता है? That is said to be the working capital finance over there. अब करंट एसेट्स क्या रहते हैं? जैसे कि कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, या फिर प्रीपेड आपके पास एसेट हो गए, या फिर आपके पास स्टॉक्स हो गए, इन्वेंट्री होगी, रॉ मटेरियल हो गया, ये सभी आपके पास क्या करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटीज क्या हो गया आपके? जैसे आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, जिनके आपने पैसे देने हैं अभी, ठीक है, वो पर्सन हो गए। आपका रेंट पेएबल हो गया, या फिर आपका जो अपने मान लीजिए यहाँ पर सैलरी पेएबल है, ठीक है, वो सभी चीजें क्या होगी? करंट लायबिलिटीज होगी, ये आपकी करंट लायबिलिटीज होगी। अब ये पैसा है जो आपके पास आपने यहां पर जिस पर इस्तेमाल किया, एंड ये पैसा भी आपने पे करना है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ओवर देयर। यानी कि ये पैसा भी आपके पास अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल आप अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए डेली बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का यहां पर आपके पास रूल है, डेट इज फॉर बेसिकली डे टू डे बिजनेस रूटीन के लिए, जैसे हमने चला ना उसके लिए, ठीक है। तो आपके पास नीड ऑफ फंड चाहिए, एक आपको शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एंड आपकी एक दूसरी नीड जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म के लिए आएगी टर्म फाइनेंस से, एंड शॉर्ट टर्म के लिए आएगी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के थ्रू। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज ओवर देयर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास एक कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल होती है, दूसरी आपके पास होती है वर्किंग कैपिटल ओवर देयर। जब मैं यहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर लोगों ने पैसा लगाया, मान लीजिए यहां पर एक ऑनर है, प्रमोटर है, इसने बिजनेस को स्टार्ट करना था, तो इसने पैसा यहां पर लगाया, ठीक है। ये पैसा यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए लगाया होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाया होगा? डेफिनेटली ये जो पैसा लगाया, ये लॉन्ग टर्म के लिए लगाया गया। मान लीजिए आपने यहां पर बैंक से टर्म लोन लिया, जो कि 10 साल का लोन था, तो ये शॉर्ट टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ? दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म ओवर हियर। एंड आप पैसे का इस्तेमाल जो करेंगे, लेट्स से ये लंबे समय के लिए कर रहे हैं। आपने इसका इस्तेमाल किया मशीनरी को परचेज करने के लिए, आपने इसका इस्तेमाल किया मोटर व्हीकल को क्रिएट करने के लिए, प्लांट नया लगाने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया गया। एंड इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स। ये थे हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज, जो टर्म लोन थे या ऑनर की इक्विटी थी, ठीक है, वो थे हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ओवर देयर। एंड लॉन्ग टर्म यूजेज कहां पर की हमने? यूजेज कहां पे किए? मशीनरी को परचेज करने में, प्लांट एक्सेट्रा में, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे पास होते हैं, ओके। फर्दर
आपको जो फंड चाहिए होते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर भी चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना है, मैंने अपना रेंट पे करना है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो ये पर्टिकुलर क्या मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस है। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म फंड्स ओवर देयर, जिसको हम वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड फर्दर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पीरियड बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के केस में आप बैंक से सीसी लिमिट ले सकते हो, ठीक है, या फिर कस्टमर एडवांस ले सकते हो, यानी कि कस्टमर से आपने पैसा कुछ एडवांस ले लिया, ठीक है, उसके बेस पर आप उसको मटेरियल दोगे। लेट्स से केस आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको बोला 50,000 का माल है, आप मेरे को 40,000 एडवांस दे दो, बाकी का आप यहाँ पर बाद में दे देना। तो अपने कस्टमर से एडवांस ले लिया, वो भी आपके पास एक तरह से फाइनेंस का रूप हो गया। एंड फर्दर आप फैक्टरिंग सर्विस करवा सकते हो। फैक्टरिंग सर्विस क्या होती है? लेट्स से केस कि आपने यहाँ पर उधार पर माल बेचा था पर्सन बी को, सी को, डी को, ठीक है, एंड इनका पैसा आपको मिलना था 3 महीने के बाद, लेकिन आपको लिक्विडिटी अभी चाहिए थी। तो आप यहाँ पर एक कंपनी के पास गए, आप उसको कहते हो कि ये पैसा मुझे बाद में मिलेगा। तो ये कंपनी क्या करेगी, इसका जो यहाँ पर डेप्टर्स है, क्योंकि आपके क्या हो गए सेंट्री डेप्टर्स हो गए, इनको ये असाइन कर लेगी अपने पास, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देगी एंड 3 महीने के बाद इनसे रिकवरी कर लेगी, ठीक है। तो ये फंडा यहाँ पर रहता है, फैक्टरिंग के केस में रहता है। या फिर आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो। कमर्शियल पेपर जो होते हैं ना, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दीज आर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ओवर देयर, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आप इशू करते हो, 1 साल से कम पीरियड के लिए आप इशू करते हो कमर्शियल पेपर्स को, एंड 5 लाख के मल्टीपल में जो कमर्शियल पेपर्स है वो इशू किए जाते हैं, ठीक है। एंड फर्दर आप इनको इशू कर दोगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, दैट इज एक्चुअली द फंड्स रिलेटेड, आपके पास शॉर्ट टर्म बेसिस पर पैसा आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप मीडियम टर्म के लिए भी पैसा ले सकते हो। मीडियम टर्म के लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, ये सभी और सभी जो होते हैं ये ऑप्शन के साथ इशू किए जाते हैं कि आप इनको कन्वर्ट कर दोगे या आप इनको रिडीम कर दोगे, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए जो मीडियम टर्म में आते हैं। इसी तरह से आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। जो डिबेंचर्स होते हैं ना, ये भी आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डिबेंचर्स आर आल्सो द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ओवर देयर। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि अगर मैंने यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया, जैसे कि मैंने मान लो कि बॉन्ड इशू कर दिया, मैंने बॉन्ड था ये 100 रुपीज का एक बॉन्ड इशू किया एंड मल्टीपल बॉन्ड्स इशू किए, जो कि 5 साल के लिए कम से कम बॉन्ड था, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा कि मुझे यहां पर 5 साल तक जो भी यहां पर कूपन पे करना है, यानी कि जो इंटरेस्ट पे करना है वो तो पे करना ही पड़ेगा, साथ के साथ मुझे 5 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज का मैंने उधार पर लिया वो भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता था, इसी तरह से ये मीडियम टर्म सोर्सेज हो जाते हैं मेरे पास। फर्दर लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने इक्विटी इशू कर दी। इक्विटी इशू करने का मतलब है कि आपने यहां पर शेयर्स इशू कर दिए, यानी कि आपने कंपनी का उतना स्टेक डाइल्यूट कर दिया। लेट्स से द केस कि अपनी कंपनी की जो यहां पर 40% के शेयर जो थे वो आपने इशू कर दिए। 40% के मालिक अब यहां पर ये शेयर होल्डर हो जाएंगे। अब ये एक्चुअल शेयर होल्डर जो है ये यहां पर मालिक हो गए कंपनी के। एंड फर्दर शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो अपना पैसा निकाल नहीं सकते, वो अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ये शेयर होल्डर से पैसा, एक शेयर होल्डर से पैसा दूसरे शेयर होल्डर के पास चला जाएगा, लेकिन ये यहां पर कंपनी की लॉन्ग टर्म यहां पर क्या रहेगा, यहां पर सोर्स ये बना रहेगा। इसी तरह से हो सकता है कि आप प्लोइंग बैक कर लो प्रॉफिट की। प्लोइंग बैक प्रॉफिट का मतलब होता है जैसे कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, कंपनी जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी है, अब एग्जिस्टिंग कंपनी जो है इसने मान लीजिए प्रॉफिट अर्न किया, यहां पर 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करेगी, एक रीजनेबल डिविडेंड जो होगा वो इशू कर देगी यहां पर शेयर होल्डर्स को, क्योंकि जो यहां पर प्रॉफिट हुआ वो शेयर होल्डर के पास जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद कंपनी ने क्योंकि आगे ग्रोथ भी करनी है, कंपनी के कुछ प्लान्स भी हैं आगे, तो यहां पर कंपनी क्या करती है, 1 करोड़ में से लेट्स से द केस कि 25 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट जो है ये यहां पर रिटेन कर लेती है कि ये इसे इशू नहीं करेगी, अपने कामकाज में आगे इस्तेमाल करेगी। तो ये बेसिकली क्या होगा, प्रॉफिट को हमने फ्लो बैक कर लिया, हमने अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर लिया। दैट इज अ फंडा रिलेटेड, दैट इज अ फंडा रिलेटेड। तो ये लॉन्ग टर्म के आपके क्या है, सोर्सेज हैं यहां पर। ये था अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ओवर देयर, अकॉर्डिंग टू द पीरियड ओवर देयर। फर्दर उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ओवर देयर। अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ओवर देयर सबसे पहले आते हैं ऑन्ड कैपिटल। ऑन्ड कैपिटल क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि शेयर्ड कैपिटल है जिसमें ऑनर का पैसा आया या फिर शेयर होल्डर ने पैसा लगाया वो हो गया, या फिर होगी रिटेन्ड अर्निंग्स, जो आपका खुद का प्रॉफिट था उसी का आपने इस्तेमाल कर लिया, या आपके जो सरप्लसेस थे, मान लीजिए कुछ रिजर्व थे आपके पास या कुछ और चीजें थी जो डिस्क्लोज्ड ऑलरेडी आपने कर रखे हैं, लेकिन आपके पास सरप्लस, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो आगे अपने कामकाज में। एंड फर्दर उसके बाद क्या होती है, बोरोड कैपिटल होती है। बोरोड कैपिटल मतलब कि जो पैसा उधार पर लिया है वापस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कमर्शियल पेपर इशू कर देते हो, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हो, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए, ये सभी क्या हो गया आपके पास बोरोड कैपिटल की टाइप होगी। एंड फर्दर सोर्स ऑफ फाइनेंस के हिसाब से देखें, एक मेरे पास होते हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज यानी कि अंदर का पैसा अंदर ही यूज कर लो, जैसे कि मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स है, या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट हो गया, या फिर सरप्लसेस हो गए, या फिर डेप्रिसिएशन फंड्स हो गया। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। That is what? That is a non-cash expense over there. Non-cash expense क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक यहां पर एसेट परचेज किया 1 लाख रुपए का, इसके ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल कर रहा हूं एंड 20% की डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर रहा हूं, तो 20,000 मैं यहां पर 1 लाख तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं। दिस अमाउंट इज ऑलरेडी पेड ओवर हियर,
इसको तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन मैं चार्ज कर रहा हूं हर साल, यानी कि 20,000 पे इसमें से निकाल करके मैं किसी अकाउंट में डाल देता हूं, लेकिन एक्चुअल में पैसा कहीं जा नहीं रहा है, इट इज गोइंग नॉट गोइंग एनीवेयर ओवर हियर। तो इस पैसे का इस्तेमाल डेफिनेटली मैं कर सकता हूं ना यहां पर कहीं ना कहीं। सो दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू व्हाट, कि यहां पर ये आपके पास इंटरनल सोर्सेज है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, जब आपने यहां पर शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, पब्लिक डिपॉजिट उठा रहे हो, लोन उठा रहे हो, वो आपके पास क्या एक्सटर्नल सोर्सेज है। अगर मैं यहां पर मोड ऑफ फाइनेंसिंग की बात करूं कि किस मोड के थ्रू आपके पास पैसा आएगा, तो पहली चीज आती है सिक्योरिटी फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग क्या होती है, जब आप जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, उनको इशू करते हो तो आपके पास पैसा आता है। दूसरी इंटरनल फाइनेंसिंग होती है। इंटरनल फाइनेंसिंग के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे आपकी रिटेन्ड अर्निंग है या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होती है, जैसे जो प्रॉफिट मेरे पास हुआ यहां पर बचता जा रहा है, लगातार इकट्ठा हो रहा है, इसको मैं यहां पर फिर से यहां पर क्या करता हूं, शेयर्स इशू कर देता हूं। यहां मैंने बोनस शेयर इशू कर दिए, क्या कर दिया, मैंने बोनस शेयर इशू कर दिया। बोनस शेयर क्या होता है, लेट्स से देखिए कि मैंने 5:1 रेशो के साथ यहां पर बोनस शेयर इशू कर दिए। अब एक शेयर होल्डर के पास शेयर्स थे 50, एक शेयर होल्डर के पास 50 शेयर थे, तो 5 शेयर के पीछे एक शेयर इशू किया, यानी कि 50 शेयर होल्डर जिसके पास है उसको मैंने 5 शेयर फ्री में दे दिए, कोई अलग से पैसे नहीं लिए। लेकिन ये क्या होगी, यहां पर कैपिटलाइजेशन होगी। अब यहां पर जो प्रॉफिट था वो मेरी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से डेप्रिसिएशन ऑफ फंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके क्या इंटरनल फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं। लोन फाइनेंसिंग क्या होती है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन है वो बैंक से या किसी पार्टी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, वो आपके पास क्या होगा, लोन फाइनेंसिंग होगी। तो ये हो गया मेरे पास मोड ऑफ फाइनेंसिंग के हिसाब से जो पैसा हमने उधार पर उठाया उसके बेस पर ये चीज हो गई है यहां पर, ठीक है। फॉर द सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, सिक्योरिटी फाइनेंसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी फाइनेंसिंग में आप यहां पर शेयर्स इशू करते हो, सिक्योरिटीज इशू करते हो, या फिर आप पर्टिकुलरली क्या करते हो, यहां पर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हो, जैसे कि बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा। आप दो चीजें इशू कर सकते हो सिक्योरिटी फाइनेंसिंग में, या तो बॉन्ड डिबेंचर इशू कर रहे हो जो कि आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज, इक्विटीज हो गए, आप इनको इशू कर रहे हो। अगर मैं यहां पर काइंड्स ऑफ ओनरशिप सिक्योरिटीज की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, कितनी तरह की आपके पास इक्विटी होती है। सबसे पहले जो कैपिटल यहां पर मेंशन की जाती है, दैट इज अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली किसी कंपनी के ना यहां पर बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि ये बताता है कि एक्सटर्नली यहां पर कंपनी जो है बाकी दुनिया के साथ किस तरह से डील करने वाली है। तो उसके रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो यहां पर एमओए के बीच में लिखी जाती है। यहां पर एक मैक्सिमम यहां पर कैपिटल मेंशन की जाती है, जो किसी भी टाइम पर यहां पर जो कंपनी है वो यहां पर पब्लिक से उठा सकती है। उसी को हम ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द केस, किसी कंपनी के लिए जो ऑथराइज्ड कैपिटल है दैट इज मेंशन्ड टू बी 20,000 करोड़ ओवर देयर, यानी कि मैक्सिमम कैपिटल जो यहां पर कंपनी जनरेट कर सकती है पब्लिक फंडिंग के थ्रू, वो यहां पर 20,000 करोड़ की कर सकती है। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ओवर देयर। तो यहां पर 20,000 करोड़ जो है दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब कंपनी कहती है कि 20,000 करोड़ में से हम सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ का इशू निकालना चाहते हैं, यानी कि 5,000 करोड़ जो है वो यहां पर इक्विटी के रूप में हम यहां पर उठाना चाहते हैं। तो 25% यहां पर कंपनी जो है वो आईपीओ में लेकर आना चाहती है, यानी कि यहां पर इशू करना चाहती है। तो ये पर्टिकुलरली क्या होगा, दिस विल बी द इशूड कैपिटल, ये आपकी इशूड कैपिटल होगी। अब यहां पर ये इशू कर देती है कैपिटल को। अब जो पैसा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि इन्वेस्टर्स पैसा पे करेंगे ना, अभी इन्वेस्टर्स पैसा जो पे कर देंगे, एंड जो एक्चुअल पैसा यहां पर कंपनी के पास आएगा, देखिए यहां पर हो सकता है कि 5,000 करोड़ के शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो जाए, या फिर हो सकता है अंडर सब्सक्राइबिंग हो। अंडर सब्सक्राइबिंग कब होती है, लेट्स से कंपनी ने इशू के 5,000 करोड़ के शेयर, लेकिन 5,000 करोड़ के शेयर पर कंपनी के बिके सिर्फ और सिर्फ 4,700 करोड़ के शेयर, यहां पर 5,000 करोड़ के शेयर नहीं बिके, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, लेट्स से केस की जो एप्लीकेशन आ गई शेयर्स को परचेज करने के लिए वो 5,500 करोड़ की आ गई, तो ये नहीं है कि कंपनी अलग से 500 करोड़ के और शेयर इशू कर दी, ऐसा नहीं होगा। कंपनी मैक्सिमम 5,000 करोड़ के ही इशू कर पाएगी, क्योंकि उसके रिलेटेड उसने यहां पर ऑलरेडी सेबी से परमिशन ले रखी है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन ले रखी है, तो उससे ज्यादा यहां पर वो शेयर इशू नहीं कर सकती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब कंपनी जो है यहां पर शेयर इशू करेगी जितनी यहां पर एप्लीकेशन आई है, एंड मैक्सिमम अमाउंट जो यहां पर इशू कैपिटल का मेंशन है। अब जितना पैसा एक्चुअल में यहां पर कंपनी के पास पे किया जाएगा सब्सक्राइबर्स के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, दैट विल फॉर्म द पेड अप कैपिटल। वो आपकी पेड अप कैपिटल बन जाएगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, पेड अप कैपिटल बन जाएगी। अब जितनी सब्सक्रिप्शन हुई है ये क्या बन गई, दिस इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितनी सब्सक्रिप्शन हुई है वो आपकी क्या बन गई, दिस वुड बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन गई। एंड एक्चुअल पेमेंट जो यहां पर आई है वो आपकी क्या बन गई, वो आपकी पेड अप कैपिटल बन गई। आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब हो सकता है कि कंपनी का, जैसे मान लीजिए एक शेयर 100 रुपीज का था, कंपनी ने हो सकता है कि शुरू में सिर्फ 25 रुपीज मंगवाए हो, एंड बाद में यहां पर पैसे और ना मंगवाए हो, तो जो पैसा यहां पर कॉल्स में पेंडिंग है, यानी कि जो भी नहीं मंगवाया, वो आपकी क्या बन जाएगी, दैट विल बी द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल।
दैट विल बी द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ओवर देयर। तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास क्या होती है, कैपिटल होती है। ओके, आई होप कि आपको ये फंडा यहां पर क्लियर हो गया होगा। फर्दर उसके बाद बात करने वाले हम इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स दैट इज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स ओवर देयर, जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स या फिर कॉमन शेयर के नाम से भी जानते हैं। एंड फर्दर ये शेयर जो होते हैं कंपनी में जो आपका यहां पर हिस्सेदारी है, जो कंपनी में आपकी ऑनरशिप है, लेट्स से देखिए इस कंपनी ने अपने 25% स्टेक को डाइल्यूट कर दिया एंड फर्दर इसके जो शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स थे, यहां पर वो इश्यू कर दिए। अब यहां पर शेयर होल्डर, लेट्स से द केस की 10,000 लोगों ने यहां पर शेयर्स होल्डिंग कर ली, तो ये जो 10,000 लोग हैं ये यहां पर क्या है, दीज आर द पार्टली ऑनर ऑफ द कंपनी ओवर देयर। तो ये यहां पर पार्ट ऑनर हैं कंपनी के। ओके, दैट इज अ थिंग रिलेटेड। तो ये यहां पर रियल ओनर होते हैं एंड फर्दर ये यहां पर कंपनी के कंट्रोल को ओवरटेक भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं इनको यहां पर डिविडेंड पे किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड पर्टिकुलरली क्या होता है, जैसे कंपनी ने मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। अब यहां पर 100 करोड़ का जो प्रॉफिट था, क्योंकि यहां पर 25% डिल्यूट किया, तो 25% अमाउंट के ऊपर किसका हक है, 25% अमाउंट के ऊपर हक है यहां पर शेयर होल्डर्स का। तो 25 करोड़ के ऊपर हक है शेयर होल्डर्स का। तो 25 करोड़ लेट्स से यहां पर ओनर्स में बांटे जाएंगे एंड ये जो पैसा यहां पर बांटा जाएगा पर शेयर होल्ड के हिसाब से, दैट इज द डिविडेंड ओवर देयर। अब लेकिन यहां पर जो डिविडेंड पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कॉमन शेयर होल्डर्स को, वो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद पे किया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो डिविडेंड पे होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होगा, वो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जो वोटिंग राइट्स है वो यहां नहीं होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं इनको यहां पर ये डिविडेंड जो है वो सबसे पहले पे किया जाएगा, उसके बाद यहां पर डिविडेंड जो है वो कॉमन शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। उसके बाद जो डिविडेंड है वो कॉमन शेयर होल्डर्स को यहां पर पे किया जाएगा। दैट इज अ फंडा रिलेटेड। एंड जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो यहां पर डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है एंड ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। किसके केस में, इक्विटी शेयर्स, यानी कि नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के हिसाब से वे फिक्स नहीं होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो कंपनी है वो यहां पर कैपिटल को इशू करती है, परमानेंट कैपिटल को इशू करती है। तो ये जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये रिडीमेबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप यहां पर इनको खरीद लो बाद में कंपनी के पास चले जाओ कि मुझे पैसे वापस चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो यहां पर डिमांड कर सकता है रिफंड को, लेकिन किस केस में, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी यहां पर दिवालिया होगी, उसके केस में लिक्विडेशन होगी, उसके केस में यहां पर मिलेगा। लेकिन यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पैसा बिल्कुल एंड में देना होता है, क्योंकि ओनर होते हैं। ओनर का मेन मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको बिजनेस में यहां पर घाटा पड़ गया तो क्या होगा, सबसे पहले आप बाकी के पैसे वापस करोगे ना, उसके बाद अगर कुछ बचेगा फिर अपने पास रखोगे। सेम गोज विद दिस इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर देयर। यानी कि जब यहां पर कंपनी का दिवालिया हुआ, कंपनी लिक्विडेट हुई, उसके केस में सबसे पहले बाकी की जो ऑब्लिगेशन थी उनको यहां पर पे ऑफ किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो यहां पर कॉमन शेयर होल्डर्स जो है उनको यहां पर पैसा पे किया जाएगा। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू इक्विटी शेयर जो होते हैं वो यहां पर एक कुशन प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्ब को, लॉस को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी को लॉस हो गया तो यहां पर इक्विटी कैपिटल जो है वो यहां पर अलाउ करेगी इस लॉस को हम सह सकते हैं कि नहीं रह सकते। एंड यहां पर वोटिंग राइट्स रखते हैं, क्योंकि यहां पर ये एक्चुअल ओनर्स होते हैं एंड ये वर्किंग के ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब यहां पर जनरल यहां पर मीटिंग जो होती है ना, उसके केस में क्या होता है, डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं एंड ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेट्स से देखिए कि 25% ओनरशिप के हिसाब से यहां पर क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो यहां पर अपॉइंट किए गए शेयर होल्डर्स की तरफ से। क्योंकि 10,000 अगर मैं शेयर होल्डर्स कह रहा हूं तो 10,000 के 10,000 बंदे तो यहां पर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कौन, जो डायरेक्टर्स हैं, दोज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हियर, वो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड फर्दर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहां पर क्या करेंगे, कंपनी की जो कंट्रोल पार्टिसिपेशन होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दैट इज अ थिंग रिलेटेड। ओके, फर्दर लिमिटेड कंपनी को प्रपोज किया जाता है कि वो यहां पर लिमिटेड कंपनी जो होती है वो उनको प्रपोज किया जाता है कि वो यहां पर अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कंपनी को फॉर्म किए हुए अगर 2 साल हो चुके हैं, कंपनी को फॉर्म किया यानी कि कंपनी को चलते हुए अगर 2 साल हो चुके हैं एंड फर्दर अगर यहां पर अलॉटमेंट करने के बाद यानी कि शेयर्स को अलॉट करने के बाद कंपनी को 1 साल हो चुका है, इनमें से कोई भी डेट जो जल्दी होगी उसके हिसाब से यहां पर कंपनी जो होती है वो यहां पर अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है जिन लोगों के पास शेयर ऑलरेडी थे उनको। ठीक है, लेट्स से कि यहां पर ए पर्सन के पास शेयर्स ऑलरेडी हैं एंड एक कंपनी को काम करते हुए यहां तो 2 साल हो गए, या फिर जब इन्होंने पहली बार शेयर्स इशू किए थे उसको 1 साल हो गया। इनमें से जो भी डेट जल्दी होगी उसके हिसाब से कंपनी के पास एक आ जाता है कि कंपनी यहां पर और शेयर्स इशू कर सकती है एंड उन कैटेगरी को किस क्या कहते हैं, उसकी कैटेगरी को कहते हैं राइट शेयर्स। राइट शेयर्स पर्टिकुलरली क्या रहते हैं,
राइट शेयर रहते हैं कि यहां पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक राइट दिया जाएगा, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होगी। एक अधिकार रहेगा किनके पास, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास, कि वो यहां पर नए शेयर्स जो यहां पर इशू किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, वो यहां पर उन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी। मैं यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ए पर्सन के पास ये अधिकार रहेगा, ये परचेज कर सकता है, ना भी करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू राइट शेयर, इसी को हम राइट शेयर कहते हैं। एंड फर्दर यहां पर एक और शेयर होते हैं, एक और प्रायर राइट दिया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? प्रीएम्प्टिव राइट ना यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है कि मैनेजमेंट जो है वो यहां पर जो एडिशनल शेयर्स है वो यहां पर अपनी चॉइस से इशू ना कर दे, उनको अपनी चॉइस से यहां पर उनको इशू ना कर दे, तो यहां पर प्रीएम्प्टिव राइट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो राइट शेयर होता है, इसके केस में क्या राइट अवेलेबल होता है? देयर इज अ प्रीएम्प्टिव राइट, देयर इज अ प्रीएम्प्टिव राइट ओवर देयर। क्या प्रीएम्प्टिव राइट रहेगा? किनके पास अधिकार रहेगा कि ये एग्जिस्टिंग शेयर्स को खरीद सकते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट को पर्टिकुलर क्या करना होता है कि अपनी जो शेयर होल्डिंग होती है उसको बढ़ा के रखना होता है ताकि कंट्रोल उसका बना रहे, ठीक है। तो उसके केस में इनका राइट यहां पर खराब ना हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, इस राइट को क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू द प्रीएम्प्टिव राइट ओवर हियर, दिस इज सेड टू द प्रीएम्प्टिव राइट ओवर देयर। एंड शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी रहती है मैक्सिमम कितनी रहेगी? मान लीजिए मेरे पास यहां पर 10 लाख के शेयर है किसी कंपनी के, 10 लाख की वैल्यू के शेयर हैं किसी कंपनी के, तो यहां पर जितनी यहां पर फेस वैल्यू है इस शेयर की, जितनी फेस वैल्यू है इस शेयर की, मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतनी ही है, यानी कि शेयर होल्डिंग की वैल्यू की मैक्सिमम लायबिलिटी है, उससे ज्यादा लायबिलिटी मेरी यहां पर नहीं होगी, चाहे कंपनी लिक्विडेशन में भी क्यों ना हो। इक्विटी शेयर होल्डर के एडवांटेजेस क्या है? अब इक्विटी शेयर होल्डर के एडवांटेज ये है कि आपको यहां पर, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। यहां पर कंपनी के पॉइंट से सोचो, कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू किया है एंड कंपनी के पास तो कैपिटल आ गई, कंपनी के पास पैसा आ गया, एंड कंपनी के पास जो पैसा आया वो इस तरह से आया कि कंपनी ने पैसे की हिस्सेदारी बेची है, कंपनी ने बेसिकली कंपनी की हिस्सेदारी बेची है। तो यहां पर कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट जो होता है, फिक्स्ड डिविडेंड जो होता है वो पे करना नहीं होता है। अगर प्रॉफिट होगा, इन केस अगर प्रॉफिट हुआ तो यहां पर पैसा पे करना है, अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया, तो कोई डिविडेंड पे करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई डिविडेंड पे करने की जरूरत ही नहीं है। एंड फर्दर ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है, तो कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं इसको रीपे करने की, एक्सेप्ट द केस ऑफ द लिक्विडेशन ओवर द, कंपनी के ऊपर कोई भी यहां पर ऑब्लिगेशन नहीं है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो यहां पर कंपनी के क्या होते हैं? रियल ओनर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, उनके पास अधिकार होता है वोट करने का, ये भी एक बेनिफिट है यहां पर शेयर होल्डर्स को। एंड फर्दर प्रॉफिट अगर होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहां पर डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वो डिविडेंड जो मिलेगा वो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद मिलेगा। एंड फर्दर अगर यहां पर एप्रिसिएशन होती है कंपनी के शेयर के केस में, तो भी तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई ना, तो भी तो यहां पर शेयर होल्डर्स की कैपिटल जो है वो यहां पर इंक्रीज हुई है। दैट इज एडवांटेज रिलेटेड इक्विटी शेयर। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है यहां पर? कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम इक्विटी को ही इशू करते हैं, लेट्स से केस कि अगर मैं इक्विटी को ही सिर्फ इशू करता हूं, तो उसके केस में डेप्ट को, अगर मैं यहां पर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करता, उसके थ्रू जो पैसा था उसको मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता था, ओवरऑल अपनी शेयर की प्राइस को इंक्रीज कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा, एंड फर्दर अगर मैं यहां पर इक्विटी कैपिटल जो होती है उसे हम रिडीम नहीं कर सकते, यानी कि इक्विटी कैपिटल अगर आपने इशू एक बार कर दी, तो इवन जो शेयर होल्डर है वो ऐसा नहीं है कि बाद में आके कहता है कि मेरा पैसा वापस कर दो, ऐसा नहीं होगा, वो चीज अलाउड नहीं है, तो यहां पर उसे रिडीम नहीं किया जा सकता। एंड फर्दर अगर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो यहां पर लिमिटेड पर्संस के हैंड में हुए, एंड फर्दर इन्होंने अपना कंट्रोल करना चाहा कंपनी के ऊपर, तो वो ये अपना कंट्रोल जो है कंपनी के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये यहां पर ओनर होते हैं, राइटफुल ओनर होते हैं। एंड इन केस यहां पर प्रॉस्परस पीरियड है, तो कंपनी जो होती है वो यहां पर डिविडेंड पे करती है, अपने जो इक्विटी शेयर होते हैं उनको यहां पर डिविडेंड पे करती है, जिससे जो यहां पर वैल्यू ऑफ शेयर है वो यहां पर मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, एंड वो स्पेक्यूलेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि जहां पर एक्चुअल में जो वैल्यू बनती है उस शेयर की वो कम होती है, लेकिन मार्केट में यहां पर डिमांड के हिसाब से उसकी वैल्यू जो ज्यादा आंकी जाती है, तो वो चीज वहां पर बन जाती है जो कि खतरे की घड़ी से कम नहीं है। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू जो कि इन्वेस्टर्स यहां पर डिजायर करना, यहां पर ये अपनी चाह रखते हैं कि उन्होंने यहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके केस में अगर वो यहां पर फिक्स्ड इनकम चाहते हैं तो उन्हें यहां पर परचेज नहीं करनी चाहिए, इक्विटी शेयर परचेज नहीं करनी चाहिए अगर वो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, यहां पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है कि उनको जब डिविडेंड मिलेगा तो सबसे पहले डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा। एंड फर्दर यहां पर डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कई इस तरह के भी होते हैं कि जहां पर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, इन केस जैसे नॉर्मल शेयर के केस में मैंने आपको बताया कि अगर लॉस हुआ तो कोई डिविडेंड पे नहीं करना, अगर लॉस हुआ तो कोई डिविडेंड पे नहीं करना, अगर प्रॉफिट हुआ तभी सिर्फ डिविडेंड पे करना, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस है, इवन अगर लॉस भी हुआ उसके केस में, जिस साल लॉस भी होता है उस साल का एरियर भी यहां पर पे किया जाएगा, उस साल का जो एरियर होता है वो भी यहां पर पे किया जाएगा। दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट। एंड यहां पर एक फिक्स्ड जो रेटर का डिविडेंड होता है वो यहां पर पे किया जाता है यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर यहां पर टाइप की बात करें तो सबसे पहली टाइप कौन सी है, दैट्स रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आपके वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें एरियर नहीं पे किया जाता, यानी कि जिस साल यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया गया उस साल का डिविडेंड जो है वो अगले साल पे नहीं किया जाएगा। दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट। फिर आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये वो शेयर्स होते हैं जहां पर कंपनी जो होती है वो राइट देती है, वो एक अधिकार देती है यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि एक सर्टेन पीरियड के बाद एक सर्टेन प्राइस के ऊपर जो ये प्रेफरेंस शेयर है आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड फॉर द कंपनी जो है वो यहां पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं वो कंपनी के बाय लॉज हैं, यानी कि इंटरनल वर्किंग के हिसाब से कंपनी किस तरह से डील करेगी उसके बारे में बताते हैं। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज मेंशन्ड है कि प्रेफरेंस जो यहां पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो इशू किए जा सकते हैं, तो कंपनी में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। एंड फर्दर शेयर जो होंगे जब भी इनको रिडीम किया जाएगा तो इनको फुल्ली यहां पर यहां को पूरी तरह से पे किया जाएगा। ठीक है, तो रिडीमेबल का मतलब क्या रहता है, रिडीमेबल का मतलब रहता है कि कंपनी इसको कह सकती है यहां तो आप कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, या फिर कंपनी जो होगी वो यहां पर जितनी वैल्यू होगी शेयर की उस टाइम पर मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से पे कर देगी। ठीक है, दैट इज द थिंग रिलेटेड। एंड ये पैसा कहां से पे किया जाएगा, जो कंपनी के प्रॉफिट होंगे या तो वहां से पे किया जाएगा या फिर फ्रेश कैपिटल जो होगी वो यहां पर इशू की जाएगी एंड उसके थ्रू जो पैसा होगा वो यहां पर पे कर दिया जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको रिडीम नहीं कर सकते एक्सेप्ट द केस ऑफ द लिक्विडेशन, जैसे कि नॉर्मल कॉमन इक्विटी शेयर के केस में होता है, दैट इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ओवर देयर। फर्दर इसके बाद बात आती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में मैंने आपको बताया, मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एंड फर्दर प्रॉफिट यहां पर हुआ एंड प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, कंपनी ने कह दिया कि 100 में से यहां पर 30 करोड़ का यहां पर डिविडेंड बांटेंगे, या लेट्स से केस कि 60 करोड़ का डिविडेंड जो है वो यहां पर बांटा जाएगा। ठीक है, कंपनी ने ये चीज कह दी है। अब यहां पर 60 करोड़ का डिविडेंड बांटा जाएगा, लेकिन फर्दर 40 करोड़ और बच गया यहां पर। अब जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना वो इस 40 करोड़ के जो यहां पर प्रॉफिट है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड फर्दर जहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ओवर देयर। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जहां पर ये कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक राइट रहता है कि वो यहां पर इसको कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ओवर देयर। एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली बात तो है कि यहां पर इनको प्रेफर किया जाता है ओवर द कॉमन इक्विटी, यानी कि कॉमन इक्विटी से पहले आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। एंड फर्दर इनकेस अगर लिक्विडेशन भी होती है तो भी यहां पर कॉमन इक्विटी होल्डर को यहां पर बाद में पैसे पे किए जाएंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड फर्दर इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो डिविडेंड की रेट होती है ना वो यहां पर फिक्स्ड होती है, वो यहां पर क्या होती है, डिविडेंड की रेट फिक्स होती है। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर यहां पर प्रॉफिटेबल जो यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो यहां पर एंटाइटल्ड रहते हैं कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो यहां पर जो डिविडेंड इनको पे किया जाता है आउट ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट पे किया जाता है, क्या रहता है, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट यहां पर इनको डिविडेंड पे किया जाता है, यानी कि कंपनी का जब टैक्स कट हो जाएगा, कंपनी का जब टैक्स कट हो जाएगा उसके बाद यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। इससे ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो पोस्ट टैक्स यानी कि एक बार कंपनी का टैक्स कट हो जाएगा उसके बाद यहां पर डिविडेंड पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ओके, एंड क्योंकि इसके ऊपर टैक्स कट हो चुका ऑलरेडी तो ये जो डिविडेंड आपको मिला ना वो पर्टिकुलरली उसके ऊपर और टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, और टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड फर्दर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वहां पर डिविडेंड जो होता है गारंटीड होता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपको एरियर मिलना ही मिलना है। एंड फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कि यहां पर रीपे किए गए हैं, रीपे कर दिए जाते हैं, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पीरियड के बाद आप रिडीम करवा सकते हैं उन शेयर्स को। ठीक है, तो यहां पर जो करंट प्रोविजंस है ना, यहां पर कंपनीज एक्ट के अंदर जो करंट प्रोविजंस है वो यहां पर कहती हैं कि जो कंपनीज है, लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है, कंपनीज हैं जो कि लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स ओवर देयर, उनको प्रोहिबिट किया गया है, उनको प्रोहिबिट किया गया कि वो ऐसे कोई भी यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती जो रिडीमेबल ना हो,
जो रिडीमेबल ना हो, यानी कि जो कंपनीज हैं यहां पर कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कंपनी है यहां पर कंपनीज एक्ट के अंडर, एंड दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि दैट इज पर्टिकुलरली उसने अपनी शेयर्स इशू किए हैं एंड इसकी लायबिलिटी जो मेंबर्स की रहेगी वो शेयर्स के हिसाब से रहेगी, जितने शेयर्स जिसके पास होंगे उसके हिसाब से उसकी लायबिलिटी होगी। लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसके केस में पर्टिकुलरली जो भी यहां पर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी वो ऐसा कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है जो कि रिडीमेबल ना हो, दैट इज नॉट रिडीमेबल। ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर ये इशू नहीं कर सकती है, दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू इट। एंड जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको यहां पर रिडीम करना होगा, बट नॉट पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 20 साल के पीरियड में आप इसको रिडीम कर सकते हैं शेयर्स को, उससे ज्यादा पीरियड आप यहां पर अपने कस्टमर्स को यानी कि शेयर होल्डर्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक लिमिटेड राइट होता है, क्योंकि वोटिंग राइट होता है ना वो लिमिटेड होता है इन दैट पर्टिकुलर केस। एंड फर्दर जहां पर डिविडेंड जो होता है, जहां पर जो डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लगातार 2 सालों से नहीं मिला है, 2 सालों से या उससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिला है, तो यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास भी राइट रहता है कि वो भी यहां पर वोटिंग राइट रख सकते हैं, ठीक है। इन केस देखिए प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स हैं इनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं। लेकिन जहां पर जो यहां पर डिविडेंड जो था वो पिछले 2 सालों से उससे ज्यादा टाइम के लिए पे नहीं किया गया, उसके केस की बात कर रहा हूं, वहां पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं उनके पास यहां पर वोटिंग राइट आ जाते हैं कि वो यहां पर वोटिंग अप कर सकते हैं। ओके, फर्दर बात करने वाले रिलेटेड टू द डिबेंचर्स, रिलेटेड टू द डिबेंचर्स ओवर द डिबेंचर जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में इनको कवर किया गया कंपनी एक्ट में। एंड फर्दर डिबेंचर का मतलब है आप बॉन्ड्स या फिर और कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि ये दर्शाते हैं कि आपने डेप्ट दिया है, जैसे कि कमर्शियल पेपर है, ठीक है, ये अगर आपने डेप्ट की फॉर्म में इशू किया कि ये डेप्ट है, ये पर्टिकुलरली डेप्ट है, तो वो पर्टिकुलरली क्या होगा, वो डिबेंचर होगा, वो क्या होगा, डिबेंचर कहलाएगा, ठीक है। जहां पर हो सकता है कि आपने चार्ज क्रिएट किया अपने एसेट के ऊपर, या फिर हो सकता है चार्ज ना भी क्रिएट किया हो। कई बार क्या होता है कि क्योंकि आप इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहां पर ये नहीं होते कि हम डेट डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो यहां पर डरते हैं, तो कंपनी जो होती है वो अपने एसेट्स के ऊपर प्राइमरी या सेकेंडरी चार्ज क्रिएट कर सकती है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इसके केस में एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दी जाती है कि यहां पर हमने आपको इतने टाइम के बाद इतना पैसा वापस करना है। एंड फर्दर इस केस में कंपनी जो होती है वो एक यहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट भी पे कर सकती है, ठीक है। एंड जैसे कि इन केस ऑफ बॉन्ड, जैसे कि मान लीजिए एक बॉन्ड जो है वो यहां पर 100 रुपीज का बॉन्ड है, 1000 रुपीज का बॉन्ड है, 8% 5 साल के लिए इशू किया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बॉन्ड है उसकी जो फेस वैल्यू है वो है यहां पर 1000 रुपीज की, एंड ये जो परसेंटेज है दैट इज अ कूपन, दैट इज अ कूपन, यानी कि इतना इंटरेस्ट हर साल यहां पर पे किया जाएगा, किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर इतना इंटरेस्ट पर्सन को, यानी कि जो डेप्ट होल्डर है उसको यहां पर इतना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। एंड 5 साल के बाद ये वैल्यू यानी कि जो फेस वैल्यू है वो रिडीम कर दी जाएगी, यानी कि जो मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी उसको रिडीमेबल वैल्यू भी कहते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू भी कहते हैं। 5 साल के बाद ये वैल्यू जो है वो यहां पर रिडीम कर दी जाएगी, दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू इट, दैट इज अ थिंग रिलेटेड इट। अब फीचर की बात करें तो यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहां पर ये दर्शाता है कि कंपनी ने इस पर्सन को इतना पैसा फ्यूचर डेट में पे करना है। एंड फर्दर ये अग्रीमेंट ऑफ डीड भी रहती है, अग्रीमेंट और डीड भी रहती है। तो ये बेसिकली जो डिबेंचर इशू किया जाता है अगर वो 500 से ज्यादा पर्सन को इशू किया गया है उसके केस में ट्रस्टी रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रस्टी जो होते हैं वो यहां पर रिक्वायर्ड होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड कर पाए, ठीक है। एंड फर्दर रेगुलेशंस के हिसाब से बात करें तो यहां पर जो कंपनीज एक्ट की रेगुलेशंस है वो यहां पर लागू रहेंगी कि यहां पर किन पर्संस को इशू किए जा सकते हैं, किस मैनर में इशू किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या उनके वोटिंग राइट रहेंगे, रिडेम्पशन वगैरह, ये सब चीजें दर्शाती हैं। क्योंकि यहां पर जो डिबेंचर है वो एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है तो इसके तहत कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहता है। एंड इनका एक फिक्स्ड टेन्योर रहता है, इनका फिक्स्ड टेन्योर रहता है, जैसे मान लीजिए रीपेमेंट जो होगी वो इतने टाइम के पीरियड होगी, या परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू किए जाते हैं जिसके केस में जो यहां पर इंटरेस्ट है वो पे करते रहेंगे बार बार, लेकिन एक्चुअल अमाउंट पे नहीं किया जाएगा, जो अमाउंट मैच्योरिटी के ऊपर पे किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसको हम रिडेम्पशन अमाउंट के नाम से जानते हैं। फर्दर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहां पर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, या फिर जैसे कि जीरो कूपन बॉन्ड के केस में होता है। अब जीरो कूपन बॉन्ड के केस में क्या होता है, सेम चीज यहां पर रहेगी। लेट्स टेक द केस ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड ओवर हियर, ओके। तो जीरो कूपन बॉन्ड के केस में होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर 1000 रुपीज का एक यहां पर है, एंड फॉर द 8% इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड 5 साल का बॉन्ड है। तो यहां पर जो इन्वेस्टर होगा ना वो पर्टिकुलर 1000 रुपीज पे नहीं करेगा। लेट्स से द केस कि उसने 800 रुपीज पे किए हैं, एंड फर्दर 5 साल के बाद उसको यहां पर क्या मिल जाएंगे, सॉरी जीरो कूपन बॉन्ड के बेस में जो कूपन है वो तो जीरो है, उसमें तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर ही नहीं रहे हैं, एंड 5 साल के बाद पर्सन को यहां पर 1000 रुपीज मिल जाएंगे। तो यहां पर जो यील्ड इसको मिली ना दैट इज अ इंट्रिंसिक यील्ड,
जो यहां पर यील्ड जो मिली है यहां पर पर्सन को, डेट इज द इंट्रिंसिक यील्ड ओवर देयर, इसको इंट्रिंसिक यील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड का हिसाब है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द जीरो कूपन बॉन्ड ओवर देयर, ठीक है। तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, या फिर वो जीरो कूपन बॉन्ड के केस में भी यहां पर हो सकता है। फर्दर ऑप्शन की बात करें तो यहां पर इश्यूअर के पास अगर ऑप्शन रहता है, अगर ऑप्शन विद इश्यूअर की बात करते हैं तो उसको हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि जो जिसने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू किया, जिसने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू किया, कंपनी ने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया, उसके पास एक राइट है कि वो फिक्स टाइम के बाद यहां पर इन डेप्ट को कॉल कर सकती है, यानी कि वैल्यूज को रिडीम कर देगी, पैसा दे देगी यहां पर वापस, एंड फर्दर डेप्ट को कॉल बैक कर लेगी। दैट इज अ कॉल ऑप्शन दैट इज अवेलेबल विद द इश्यूर ओवर देयर। एंड फर्दर इसी तरह से जो ऑप्शन यहां पर अवेलेबल रहती है इन्वेस्टर के पास, दैट इज अ पुट ऑप्शन ओवर देयर। पुट ऑप्शन का मतलब ये रहता है कि जो यहां पर इन्वेस्टर है उसके पास राइट रहता है कि वो मैच्योरिटी से पहले लेकिन ड्यू डेट पर जो कि फिक्स की जाएगी यहां पर एग्रीमेंट के केस में, लेट्स से द केस कि 5 साल का बॉन्ड था जो कि 2027 में मैच्योर होना था, लेकिन यहां पर एक फिक्स डेट डाल दी कि 2023 के बाद, 2023 दिसंबर 2 के बाद आप यहां पर इस बॉन्ड को रिडीम करवा सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टर को यहां पर क्या दे दिया, एक हमने राइट दे दिया, दैट इज अ पुट ऑप्शन, दैट इज अ पुट ऑप्शन, जो कि एक राइट मिल गया किसको, इन्वेस्टर को राइट मिल गया कि वैसे तो देखिए बॉन्ड ये 2027 में मैच्योर होना है, लेकिन अगर ये इन्वेस्टर चाहे तो यहां पर दिसंबर 2 के बाद यहां पर इस बॉन्ड को क्या करवा सकता है, यहां पर रिडीम करवा सकता है। दैट इज अ ऑप्शन विद द इन्वेस्टर ओवर देयर, दैट इज अ पुट ऑप्शन ओवर देयर। तो अगर इश्यूर के पास यहां पर ऑप्शन है दैट इज अ कॉल ऑप्शन, एंड अगर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है तो वो कौन सी है, दैट इज अ पुट ऑप्शन ओवर देयर। फर्दर वोटिंग राइट यहां पर नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर ये ऑनर नहीं होते हैं। अगर स्टेक की बात करें तो यहां पर कन्वर्टेबल कई तरह के बॉन्ड, यहां पर हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, जिसके केस में ये कहा जाता है कि फिक्स टाइम पीरियड के बाद आप यहां पर अपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को इशू यहां पर कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो अपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को, आप अपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये यहां पर ऑप्शन हो सकती है। इसके केस में क्या होगा, कंपनी को फायदा हो जाएगा कि कंपनी को डेप्ट को रीपे नहीं करना पड़ेगा। अगर यहां पर पर्सन जो है डेप्ट को कन्वर्ट कर लेता है इक्विटी में, उसके केस में कंपनी को जो डेप्ट कंपनी ने लिया था, लोन कंपनी ने लिया था, कंपनी को वो लोन रीपे नहीं करना पड़ेगा। एंड फर्दर पर्सन को ये फायदा हो जाएगा कि अगर कंपनी का शेयर का प्राइस मार्केट में ज्यादा हुआ तो उसको वहां से भी बेनिफिट हो गया, एंड अल्टीमेटली वहां पर उसको इक्विटी के ऊपर यहां पर डिविडेंड भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द केस रिलेटेड इट। तो यहां पर इस तरह से बेनिफिट हो जाता है। स्टेक इन द कंपनी का ऐसा कोई भी नहीं रहता, उस चीज को हमें यहां पर समझना पड़ेगा। अगर टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करें तो बेस्ड ऑन टेनर हो सकते हैं, जहां पर उनका फिक्स टेनर होता है, या फिर कॉल ऑप्शन के बेस पर हो सकते हैं। कॉल ऑप्शन के केस में जो यहां पर इश्यूर होता है उसके पास राइट रहता है कि वो मैच्योरिटी से पहले ड्यू डेट के ऊपर यहां पर रिडीम कर सकते हैं। एंड पुट ऑप्शन के केस में यहां पर इन्वेस्टर को राइट रहता है कि वो यहां पर ड्यू डेट से पहले यहां पर किसी फिक्स डेट के ऊपर यहां पर जो रिडीम कर सकते हैं अपने डिबेंचर को, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास परपेचुअल बॉन्ड भी होते हैं, जिसके केस में आपके पास कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती है एंड ये लगातार चलता रहेगा, इनको इशू किया जा सकता है। अगर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी की बात करें तो कई बार क्या होता है कि यहां पर ना जो डिबेंचर्स यानी कि डेप्ट इशू किया जाता है वो यहां पर एक चार्ज क्रिएट करके, यानी कि कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करके फिर इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरह की टाइप होती है। एंड फर्दर बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी, जहां पर आप कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर रहे हो, वो जो डिबेंचर है वो पार्टली कन्वर्टिबल हो सकता है। पार्टली मतलब कि जैसे मान लीजिए एक डेप्ट की जो फेस वैल्यू है लेट्स से वो 5 लाख रुपीस की है, वो 5 लाख रुपए की है, तो इसमें से कहा गया कि 3 लाख रुपए को आप कन्वर्ट कर सकते हो, 3 लाख के आप इक्विटी शेयर्स ले सकते हो, एंड फॉर द 2 लाख का तो आपका फिर भी से डेप्ट इंस्ट्रूमेंट चलेगा, ठीक है। तो पार्टली कन्वर्जन भी हो सकता है एंड फुली कन्वर्टिबिलिटी भी हो सकती है। दैट्स द केस रिलेटेड डेट कि फ्यूचर डेट के ऊपर आप कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बेस्ड ऑन नेगोशिएबिलिटी भी हो सकता है, यानी कि एक तो होते हैं कि आपके पास नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, दूसरे होते हैं आपके पास बेरर बॉन्ड होते हैं। बेरर बॉन्ड के केस में क्या होता है, जो जैसे कि बेरर चेक होता है ना, कि जिस पर्सन के पास चेक होगा वो ओनर होगा, उसको रिडीम कर सकता है, उसी तरह से बेरर बॉन्ड होते हैं। लेकिन इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज बेनामी एंड फॉर द आपके पास टेररिज्म फंडिंग वगैरह में उनका इस्तेमाल हो सकता है, तो इसमें उसका इस्तेमाल हम करते नहीं हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये रहता है कि कंपनी की जो यहां पर कंट्रोल है वो कंपनी के पास ही रहता है, क्योंकि यहां पर कोई भी वोटिंग राइट्स मिलते ही नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट का कंट्रोल मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। एंड डिबेंचर्स जो होते हैं उसमें इसमें क्या होता है कि आप, अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट से बात करूं तो इन्वेस्टर्स को यहां पर फिक्स्ड इनकम मिलती है, रेगुलर इनकम मिलती है, स्टेबल इनकम मिलती है, ठीक है। एंड फॉर द ये कंपैरेटिवली सेफर है। अगर मैं यहां पर इक्विटी से इनको कंपेयर करता हूं तो काफी ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहां पर आपको एक चार्ज आपका हो सकता है फ्लोटिंग चार्ज या फिक्स चार्ज एसेट्स के ऊपर कंपनी के क्रिएट किया गया हो, जिसके तहत ये सेफ्टी रहती है, ठीक है। एंड फॉर द इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनको यहां पर प्रेफर करते हैं, डिबेंचर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। एंड फॉर द डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड के अंदर इनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर 500 से ज्यादा पर्सन यहां पर हैं जिनको डिबेंचर्स इशू किए गए,
500 से ज़्यादा पर्सन जिनको डिबेंचर्स यहाँ पर इशू किए हैं, तो उसके केस में यहाँ पर कंपनी को ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा जो यहाँ पर इन पर्संस के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी गाइडलाइंस यहाँ पर अवेलेबल है। एंड फॉर द इंटरेस्ट जो यहाँ पर डिबेंचर्स रहता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस रहता है। वो क्या रहता है? टैक्स डिडक्टेबल टैक्स रहता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट होती है डिबेंचर्स की, वो यहाँ पर लोड हो जाती है एज कंपेयर टू द ऑनरशिप सिक्योरिटीज होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को छोड़ दीजिए, कॉमन शेयर की बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्या होता है कि आपको जो डिविडेंड पे किया जाता है ना, वो यहां पर प्री टैक्स पे किया जाता है। तो उसके केस में आपको जो डिविडेंड मिलता है आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहां पर इस केस में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। दैट इज अ थिंग रिलेटेड। एंड कंपनी जो कि यहां पर मिक्स ट्रेड करती है, यानी कि इक्विटी एंड फर्दर डेप्ट दोनों को साथ में लेकर चलती है। डेप्ट से जो पैसा है उसको यहां पर ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकती है एंड अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर सकती है। ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो लीगल ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर कि कंपनी को डेप्ट वापस करना ही पड़ेगा। कंपनी यहां पर क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कंपनी को अगर अपने एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ा तो कंपनी यहां पर लोन नहीं ले सकती, इनकम्बरेंस नहीं कर सकती और लोन नहीं ले सकती, ठीक है। तो वो यहां पर दिक्कत आती है। एंड फर्दर क्योंकि कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो चाहे आपके पास डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है एज एन इन्वेस्टर, लेकिन आप यहां पर कंपनी की कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग पावर आपके पास नहीं है। एंड फर्दर आप यहां पर सरप्लस जो एसेट प्रॉफिट हुआ है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते बियॉन्ड द फिक्स्ड इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। जबकि डिविडेंड के केस में अगर आप पार्टिसिपेटिंग अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसके केस में अगर आप पार्टिसिपेटिंग आपके पास प्रेफरेंस है तो उसके केस में आपको बेनिफिट मिलता है। एंड फर्दर आप और जो है वो यहां पर डिविडेंड जो है उसको यहां पर ले सकते हो, ठीक है। आप प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, नॉट डिविडेंड, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दैट्स द थिंग रिलेटेड टू इट। फर्दर अगर हम यहां पर डिफरेंस की बात करें शेयर्स एंड डिबेंचर्स के केस में, अगर शेयर्स की बात करें तो ये ओन्ड फंड्स हैं, यानी कि एज अ ऑनरशिप उनको दिया जाता है। एंड फर्दर जो डिबेंचर्स होते हैं वो डेप्ट फंड है, यानी कि बोरोड फंड्स है। एंड फर्दर जो शेयर्स होते हैं वो कैपिटल बनते हैं कंपनी का, एंड जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी की डेप्ट यानी कि जो लोन होता है कंपनी का उसके बेस में बनते हैं। एंड जो शेयर्स के केस में होल्डर को शेयर होल्डर कहते हैं एंड डिबेंचर्स को डिबेंचर होल्डर कहते हैं। अगर हम स्टेटस ऑफ होल्डर की बात करें तो वो ऑनर होते हैं कंपनी के, जबकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, यानी कि जिन्होंने लोन दिया है यहां पर वो क्रेडिटर होते हैं। एंड फर्दर अगर हम रिटर्न की बात करें तो होल्डर को क्या रिटर्न मिलती है? इनको डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न मिलती है, जबकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की फॉर्म में रिटर्न मिलती है। अगर पेमेंट ऑफ रिटर्न की बात करें तो यहां पर प्रॉफिट्स में से पैसा दिया जाता है। एंड फॉर द डिबेंचर्स के केस में प्रॉफिट हो या चाहे ना हो, यहां पर पैसा जो है वो मिलना ही मिलना है। एंड फर्दर डिविडेंड के केस में यहां पर एप्रोप्रिएशन जो होती है प्रॉफिट की जाती है, तो उसके केस में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं की जाती है। लेकिन क्योंकि यहां पर ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है तो उसके केस में यहां पर डिडक्शन जो है वो यहां पर अलाउ की जाती है। फॉर द सिक्योरिटी और फॉर पेमेंट की बात करें तो यहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, जबकि इसके केस में सिक्योरिटी पेमेंट होती है क्योंकि एसेट के ऊपर चार्ज भी क्रिएट कई बार किया जाता है। वोटिंग राइट की बात करें तो शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट रहता है, जबकि डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहता है। कन्वर्जन की बात करें तो यहां पर शेयर्स को आप डेब्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर यहां पर आपके पास कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, ठीक है। एंड रीपेमेंट की बात करें तो यहां पर अगर कंपनी यहां पर वाइंड अप होती है उसके केस में रीपेमेंट होगी बिल्कुल एंड पर होगी। एंड फर्दर आप लायबिलिटी सभी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दोगे, उसके बाद आपको यहां पर पेमेंट मिल जाएगी कॉमन शेयर्स के केस में, ठीक है। एंड फर्दर डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर के यहां पर क्योंकि लोन है इसके केस में यहां पर शेयर से पहले इनको पैसा वापस दिया जाएगा, उसके बाद यहां पर कंपनी के अगर कोई पैसा बचेगा तो यहां पर शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ओके, क्वांटम की बात करें तो डिविडेंड जो होता है क्वांटम के ऊपर वो यहां पर प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट होगा, उसके बेस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड इंटरेस्ट जो होता है वो यहां पर फिक्स होता है डिबेंचर्स के केस में। एंड फॉर द ट्रस्ट डीड की बात करें तो शेयर होल्डर्स के केस में कोई ट्रस्ट डीड नहीं होती है, लेकिन अगर यहां पर कोई पब्लिक कंपनी जो है, लिमिटेड कंपनी जो है वो यहां पर इशू करती है, उसके केस में आपके पास ट्रस्ट डीड जो होती है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो उसके केस में जो ट्रस्ट डीड होती है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है। दैट्स अ केस रिलेटेड। फर्दर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द इंटरनल अक्रूवल्स। इट्स रिलेटेड टू द इंटरनल अक्रूवल्स। इंटरनल अक्रूवल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके पास सिंपल सी चीज लेके चलो, आपके पास यहां पर आपके पास बेसिकली नॉन कैश प्रॉफिट होता है। नॉन कैश प्रॉफिट जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास हो गया, या फिर प्रोविजंस हो गई, या फिर सरप्लसेस हो गए, ये सभी आपके पास क्या इंक्रूवल्स है। दीज आर बेसिकली द अक्रूवल्स ओवर देयर, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचा, ठीक है। अब हो सकता है कि आप उसमें से कुछ एक डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, लेकिन सारा का सारा डिविडेंड थोड़ा ना डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि कुछ एक पैसा आप बचा करके रखेंगे जिसका आप इस्तेमाल आपने आगे करना है, ठीक है। एंड मोर ओवर आपके पास जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा कैश की फॉर्म में थोड़ा होता है। कुछ एक पैसा जो होता है हो सकता है उसका कैश अभी ना रिसीव हो, बाद में रिसीव होगा, तो उसमें से आप डिविडेंड कैसे दे दोगे? दे नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपका अक्रूवल के केस में होता है, ठीक है। आप ये आपके पास सारा का सारा होता है अक्रूवल के बेस में होता है। इसी तरह से जो आपके पास डेप्रिसिएशन होती है वो भी आपके पास बैलेंस होता है, सरप्लस होता है, तो ये आपके इंटरनल अक्रूवल्स होते हैं। दीज आर योर इंटरनल अक्रूवल्स। ओके, तो इंटरनल अक्रूवल्स या फिर जो फ्लोड बैक प्रॉफिट होता है ये बेसिकली शेयर होल्डर्स को यहां पर बिलोंग करता है। ये किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। एंड फर्दर अगर यहां पर ये जो फ्लोड बैक प्रॉफिट है इसको बोनस शेयर में कन्वर्ट कर देते हो तो ये आपका इक्विटी का पार्ट ही बन जाएगा।
ये आपका इक्विटी का पार्ट ही बन जाएगा। अगर आप यहां पर क्या करते हो, अगर आप यहां पर जो फ्लोट बैक प्रॉफिट है, यानी कि जो प्रॉफिट आपके पास बच गया पार्ट, उसको अगर आप इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके बदले में आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। बोनस शेयर होता है, उसके साथ इश्यू करने पर कंपनी के पास कोई नई कैपिटल नहीं आती है, कंपनी के पास कोई भी नई कैपिटल नहीं आती है। कंपनी ने जो यहां पर प्रॉफिट कमाया उसी में से यहां पर जो शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको शेयर्स इश्यू कर दिए। दैट इज अ थिंग रिलेटेड, दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू इट, दैट इज अ बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। एडवांटेज की बात करें इंटरनल एक्रूवल्स की, तो यहां पर इसके यूज को लेकर के कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके यहां पर यूजेज को लेकर के कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करने में नहीं कर सकते हो। आप यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर करने में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहां पर डेप्रिसिएशन का, खास करके डेप्रिसिएशन के केस में बात समझिएगा कि डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल जो है, जो अमाउंट आपके पास होगा वो इस्तेमाल आप यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर करने में या फिर बोनस शेयर इशू करने में नहीं कर सकते हो। जो अदरवाइज आपके पास इंटरनल एक्रूवल्स है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन के अंदर जो आपके पास अमाउंट है उसका इस्तेमाल आप यहां पर बोनस शेयर इशू करने में या फिर आप डिविडेंड डिक्लेयर करने में यहां पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग रिलेटेड। एंड फर्दर इनका इस्तेमाल जो होता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल में करना है, टर्म प्रोसेस में करना है, आप दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं इंटरनल एक्रूवल की बात करता हूं तो यहां पर, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई पैसा लगना ही नहीं है, आपके पास ये पैसा ऑलरेडी पड़ा है, आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास पैसा साथ के साथ अवेलेबल है। ये लिक्विड अमाउंट है जो आपके पास अवेलेबल है, आप फर्दर इसको यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फर्दर आपके पास जो भी यहां पर ये फंड्स पड़े हैं, इंटरनल एक्रूवल्स के अंदर पड़ा है, ये यहां पर किसी भी तरह के ऑनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, ना ही आपका जो कंट्रोल है उसको डाइल्यूट करता है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलती है। एंड फर्दर फंड्स को रेज करने की कोई कॉस्ट है नहीं, क्योंकि ये फंड्स ऑलरेडी आपके पास पड़े हैं जो कि शेयर होल्डर्स को यहां पर बिलोंग करते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल जो किस तरह से करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहां पर अनफेयर वे में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन एप्लीकेशन करते हो तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। एंड फर्दर कॉस्ट जो होती है इनकी एक्चुअल में ज्यादा रहती है। देखिए हम कह रहे हैं कि कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन कॉस्ट जो है एक्चुअल ज्यादा में है, क्योंकि यहां पर ये पर्टिकुलरली जो पार्ट है ये बेसिकली अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड है। ये क्या आपका अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड है जो कि शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता था, लेकिन आपने इशू नहीं किया, ठीक है। तो ये बेसिकली शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता था। एंड फर्दर इसके ऊपर वो रीजनेबल आपसे रिटर्न मांगते हैं कि आपको रिटर्न में मिले। लेट्स से इसकी कंपनी के पास यहां पर फ्लोट बैक प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ का है, तो ये बेसिकली बिलोंग किसको करता है, शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, लेकिन ये पैसा कंपनी के पास पड़ा है, कंपनी इसका इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसकी कॉस्ट तो कंपनी को कोई नहीं पड़ी नहीं है, लेकिन ये पैसा बिलोंग किसको करता है, यहां पर शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। तो अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हो या फिर अनयूज्ड एप्लीकेशन करते हो, डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन करते हो, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स नाराज होंगे। साथ ही साथ वो आपसे कहते हैं कि 100 करोड़ के ऊपर रिटर्न क्या दिया, 100 करोड़ के ऊपर रिटर्न क्या दिया, तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट अगर देखें तो उस सेंस में यहां पर ज्यादा बन जाती है। रिटेन्ड अर्निंग जो होती है आर डेप्रीवेशन ऑफ डिविडेंड, एंड अगर आप इनका ओवर यूज करते हो तो ये शेयर होल्डर्स होते हैं वो यहां पर नाराज होते हैं कि आपने इसका प्रॉपर इस्तेमाल यहां पर नहीं किया है, खास करके तो उसके इसमें वो सही फील नहीं करते हैं। एंड फर्दर कंपनी ना अपना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बना सकती है अगर वो यहां पर पर्टिकुलरली अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को नहीं देखती है, ठीक है। एंड फॉर द सेफ्टी कवर यहां पर रिटेन्ड अर्निंग के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो रिड्यूस हो जाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो आपको सेफ्टी कवर देती हैं कि हाँ आपके पास एक यहां पर सेफ्टी कुशन अवेलेबल है कि इतना प्रॉफिट आपके पास अंदर पड़ा है, अगर कोई लॉस हो जाता है आप अब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई फंड्स अंदर पड़े ही नहीं है। दैट्स अ फंडा रिलेटेड टू इट। एंड देन इट्स रिलेटेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स और प्लोड बैक ऑफ प्रॉफिट्स ओवर देयर, रिटेन्ड अर्निंग्स और प्लोड बैक ऑफ प्रॉफिट्स ओवर देयर। अगर तो देखिए हम एग्जिस्टिंग कंसर्न की बात करते हैं उसके केस में यहां पर उनको फ्यूचर में एक्सपेंड भी करना है, तो एक तो चीज होगी, देखिए एक कंपनी है जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसके केस में क्या होगा कि या तो ये इक्विटी को इशू करते हैं, इक्विटी के थ्रू पैसा ले ले, ठीक है, या फिर ये पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं, या फिर ये लोन वाला ले सकते हैं, बैंक वाला से लोन ले सकते हैं, या फिर कमर्शियल पेपर्स, बहुत सी चीजें अवेलेबल है जिनके थ्रू ये पैसा जो है यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर और क्या सोर्स हो सकता है कि जो इन्होंने पिछले साल प्रॉफिट अर्न किया उसमें से कुछ पैसा इन्होंने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, दैट इज अ रिटेन्ड अर्निंग ओवर देयर, दैट इज अ रिटेन्ड अर्निंग ओवर देयर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली आपके पास इंटरनल सोर्स है, दिस इज अ इंटरनल सोर्स, ये जो रिटेन्ड अर्निंग है दिस इज अ इंटरनल सोर्स जो आपके पास पैसा अवेलेबल है। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट आप रिटेन्ड अर्निंग्स का या फिर फ्लोइंग बैक प्रॉफिट्स का, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं यहां पर अपने आगे आने वाले जो यहां पर मोटिव्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अब फ्लोइंग बैक प्रॉफिट जो होता है इसके केस में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है आप इसको टोटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, एंड कुछ एक पार्ट को रिटेन करके रखते हैं कि आप इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे, आप कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे इस पैसे को ताकि कंपनी
कंपनी को और ऊपर लेकर के जा पाए, एंड अल्टीमेटली अगर आप कंपनी को और ऊपर लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली शेयर का जो प्राइस होगा अप्रिशिएट होगा, एंड अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब फ्लोइंग बैक की नेसेसिटी की सबसे पहली चीज है कि आप यहां पर हो सकता है, कई बार क्या होता है, आपकी मशीनरी पुरानी आपने चेंज करनी है, आप रिप्लेसमेंट के लिए आपको चाहिए, आपने एक्सपेंशन करनी है, ग्रोथ के लिए आपको पैसा चाहिए, आपने यहां पर कंट्रीब्यूट करना है किसकी तरफ, आपने फिक्स्ड एसेट्स की तरफ या फिर वर्किंग कैपिटल एसेट्स की तरफ कंट्रीब्यूट करना है, यानी कि उसमें पैसा लगाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपने प्लांट या मशीनरी की इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपने यहां पर कंपनी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, यानी कि मैं फाइनेंस नहीं चाहता हर बार, ऐसा ना हो कि मुझे हर बार लोन लेना पड़े, जब मेरे पास अपनी खुद का पैसा आया है मैं कुछ एक पैसे को रिटेन कर लेता हूं एंड फर्दर उस पैसे को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड कि आपको हर बार बाहर के पैसे के पर यहां पर रिलाय ना करना पड़े, तो आप यहां पर क्या करते हैं, आप यहां पर फ्लो बैक करते हैं प्रॉफिट को। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू टर्म फाइनेंसिंग बाय द कमर्शियल बैंक्स ओवर देयर, दैट्स रिलेटेड टू द टर्म फाइनेंसिंग बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो यहां पर बड़े बड़े बैंक होते हैं जो कि इंडस्ट्री को लोन देते हैं, एंड फॉर द इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जब आप लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन देते हैं, दैट इज बेसिकली टर्म फाइनेंसिंग ओवर देयर। एंड टर्म फाइनेंसिंग का फीचर क्या, सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं, तो आप अगर लोन जो है वो आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल तक, लेसर देन 1 ईयर, दैट इज बेसिकली शॉर्ट टर्म पीरियड ओवर देयर। अगर आप 1 साल से ज्यादा दे रहे हैं, अगर आप 1 साल से ज्यादा दे रहे हैं एंड 5 साल तक दे रहे हैं, ये आपका मीडियम टर्म लोन है। एंड अगर आप यहां पर 5 साल से ज्यादा दे रहे हैं एंड 10 साल तक का लोन दे रहे हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म लोन है। दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड ओवर देयर। ये ध्यान से रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियड ऑफ लोन ओवर देयर। तो 1 साल तक का जो है वो शॉर्ट टर्म लोन, एंड फॉर द अगर आपके पास 1 से 5 साल का है तो मीडियम टर्म लोन, अगर आपके पास 5 से 10 साल तक का है तो आपके पास क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन होगा। पर्पस की बात करें तो देखिए, जो आपके पास लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, टर्म फाइनेंसिंग होती है, इसका मेनली इस्तेमाल क्यों किया जाता है, टर्म फाइनेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसी बड़े एसेट को एक्वायर करने के लिए, यानी कि कोई टेंजिबल या लॉन्ग लाइफ यूजफुल आपके पास एसेट है जिसको आप एक्वायर करना चाहते हो, दैट इज अ टर्म एसेट ओवर देयर, दैट इज अ टर्म फाइनेंसिंग ओवर देयर। एंड फॉर द टर्म फाइनेंसिंग के केस में जेस्टेशन पीरियड भी लंबा होता है। लेट्स से केस कि मैं 10 साल के लिए लोन लिया, 10 साल के केस में मैं मान लीजिए इस एसेट के थ्रू पहले साल में कुछ भी कमाने नहीं वाला, तो मेरे को यहां पर मॉरेटोरियम पीरियड दे दिया बैंक ने, 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड दे दिया, एंड 9 साल के इसमें मुझे पैसे भी करने। ऐसा नहीं है कि 1 साल में इंटरेस्ट नहीं लगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन रीपेमेंट जो होगी वो 1 साल के बाद स्टार्ट होगी। ओके, दैट इज अ फंडा रिलेटेड विद इंटरेस्ट की बात करें तो टर्म लोन के ऊपर फिक्स्ड रेट भी होता है एंड प्री डिटरमाइंड रेट्स भी होते हैं, या फिर इसके ऊपर फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है जो कि किसी बेंचमार्क के ऊपर फिक्स्ड हो। एंड ये जो रेट फिक्स किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे ही बोरोर की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है या रिस्क रेटिंग कैसी है कंपनी की, कंसर्न की, एंड फर्दर किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, तो उन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीपेमेंट की बात करें तो यहां पर रीपेमेंट पीरियड जो है जनरली रीपेमेंट पीरियड जो है वो यहां पर बड़ा ग्रांट किया जाता है, एंड मॉरेटोरियम पीरियड भी यहां पर दिया जा सकता है। एंड रीपेमेंट होती है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि कैश फ्लोज किस हिसाब से होने वाले हैं। एंड अमाउंट ऑफ लोन की बात करें तो वो क्वांटम ऑफ लोन जो है वो यहां पर नीड बेस्ड होता है, एंड फर्दर वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितने यहां पर एसेट पहले प्रेजेंट है एंड उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू कितनी है, कितना मार्जिन यहां पर कंट्रीब्यूट किया जाएगा कंपनी की द्वारा, एंड यहां पर कितना इंटरेस्ट रेट है, इन सभी चीजों को मिला जुला करके यहां पर पता लगता है कि अमाउंट ऑफ लोन क्वांटम कितना होने वाला है। फर्दर एक टर्म आती है दैट इज अ WCTL। WCTL बेसिकली क्या है, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल टर्म लेंडिंग ओवर देयर, वर्किंग कैपिटल टर्म फ्रांस या वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। ये पर्टिकुलर ऐसा टर्म लोन जिसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए किया जाएगा। अब यहां पर पर्टिकुलर पर्पस क्या रहता है कि बैंक के पास यहां पर लिक्विडिटी मेंटेन करनी डिफिकल्ट होती है। लेट्स से किसी यहां पर फर्म को अपने 4 करोड़ की यहां पर सीसी लिमिट बना दी, अब उसके इसमें यहां पर ये 4 करोड़ कभी भी निकाले जा सकते हैं। लेट्स से द केस कि बैंक के पास लिक्विडिटी बैंक को हर टाइम मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने टर्म लोन दे रखा है तो टर्म लोन तो एक ही बार में डिसबर्स हो जाएगा ना, उसके बाद बैंक को बार बार तो नहीं लिक्विडिटी रिजर्व देना पड़ेगा। दैट इज अ फंडा रिलेटेड। तो यहां पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना आए उनको, चीज को खत्म करने के लिए यहां पर बैंक जो है WCTL देता है, जहां पर बैंक जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म का टर्म लोन देता है वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड फर्दर बैंक इस चीज को, RBI कहता है कि इसको इंप्लीमेंट करो, बैंक RBI कहता है आप इस चीज को इंप्लीमेंट करो, एंड 80% जो है वो यहां पर टर्म लोन दो वर्किंग कैपिटल के लिए, एंड 20% सीसी लिमिट दो, एंड 20% सीसी लिमिट दो। लेकिन ये डायरेक्शन है कि मानना है तो मानो, नहीं तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो प्रोपोर्शन को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कन्वर्जन, यानी कि आप लोन को यहां पर इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जहां पर पहले से एक अग्रीमेंट हो रखा है कि हाँ हम लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, उसके केस में लेटर स्टेज के ऊपर लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉरेटोरियम यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसके केस में आपके कैश फ्लो होते हैं एकदम से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो ग्रेस पीरियड दे सकते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट जो चार्ज होता रहेगा, लेकिन जो रीपेमेंट स्टार्ट होगी वो मॉरेटोरियम के बाद स्टार्ट होगी। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, जैसे कि आप पर्टिकुलरली क्या करते हैं,
ये लेस लिक्विड होती है। जैसे कि एक तो हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक हो गया प्राइवेट कंपनी, एक हो गया प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में आपने पैसा लगाने हैं, लेट्स से इसको ज्वाइंट वेंचर है, इसमें पैसा लगाना है। अभी लेट्स से लिस्टेड नहीं है, यानी कि आपकी यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो सभी पर्सन इसके बारे में नहीं जानते, सभी पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपने यहाँ पर इसके शेयर परचेज कर लिए, लेट्स से मैंने यहाँ पर इसके 20% शेयर परचेज कर लिया इसका, ठीक है। टोटल इसकी वैल्यूएशन थी 10 करोड़ की, तो मैंने 2 करोड़ पे देकर के इसकी 20% यहाँ पर परचेज कर लिया। आप यहाँ पर शार्क टैंक देखते हैं ना, उसमें ये चीज होती थी, उसमें ये चीज होती थी, ठीक है। तो यहां पर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये इससे बाहर निकलना इजी नहीं है ना, क्योंकि यहां पर इसके लिए इन्वेस्टर साथ के साथ रेडी नहीं बैठे। जो तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके केस में पैसे यहां पर कितने परसेंट अवेलेबल है, जो कि यहां पर इतने, क्योंकि छोटे छोटे शेयर्स होते हैं जिनके दाम इतने ज्यादा नहीं होते हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट इक्विटी के केस में ऐसे बाहर निकला आसान नहीं होता है। एंड फर्दर ये जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ये भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती है। तो सबसे पहली चीज होती है सीड फाइनेंसिंग। सीड फाइनेंसिंग पर्टिकुलरली क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई आइडिया डेवलप हुआ, कोई बिजनेस आइडिया डेवलप हुआ, अब उसको आगे लेकर जाना है तो आपको पैसा चाहिए, दैट इज अ सीड फाइनेंसिंग। वो सीड फाइनेंसिंग के थ्रू आगे रहेगा। फिर आती है स्टार्टअप फाइनेंसिंग। स्टार्टअप फाइनेंसिंग होती है किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको पैसा चाहिए, यानी कि शुरू की या तो आपने प्रोडक्ट डेवलप करना है या आपने मार्केटिंग करनी है धीरे धीरे थोड़ी सी, तो उसके लिए पैसा चाहिए, दैट इज द स्टार्टअप फाइनेंसिंग ओवर देयर। एंड इसमें ना 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है पर्टिकुलरली, जब आपने कमर्शियलाइजेशन करनी है, यानी कि मैं यहां पर इसकी कमर्शियल लेवल प्रोडक्टिविटी करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। एंड फॉर द सेकंड स्टेज होती है जब मुझे यहां पर वर्किंग कैपिटल फंडिंग चाहिए, जब मुझे वर्किंग कैपिटल फंडिंग चाहिए, एंड फर्दर मुझे यहां पर लंबे ग्रोथ पीरियड के लिए पैसा चाहिए, दैट इज द सेकंड स्टेज ओवर देयर। थर्ड स्टेज होती है जब मुझे यहां पर अपनी कंपनीज की ग्रोथ करनी है, दैट इज द थर्ड स्टेज ओवर देयर। फर्दर उसके बाद आती है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग जैसे कि मान लीजिए पहले प्राइवेट इक्विटी थी, ठीक है, पहले सीड फाइनेंसिंग हुई, फिर उसके बाद यहां पर स्टार्टअप फाइनेंसिंग हुई, स्टार्टअप फाइनेंसिंग में 1 2 3 स्टेजेस आ गई, अभी आ गया यहां पर ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या करेगा, अब मैंने यहां पर कंपनी को यहां पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, क्या बनाना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, तो यहां पर पैसा लगेगा। अब उस पैसे को कंप्लीट कौन करेगा, ब्रिज फाइनेंसिंग उस गैप को कवर करेगी, ब्रिज फाइनेंसिंग जो होगी उस गैप को कवर करेगी। फर्दर उसके बाद बात आती है पाइप डील। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो यहां पर पब्लिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, क्या करती है, पब्लिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, जहां पर पब्लिकली के जो ट्रेडेड कॉमन शेयर्स हैं उनको वो परचेज करती है, सेल करती है, ठीक है। एंड दैट इज फर्दर उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द पाइप डील ओवर देयर, उसको हम पाइप डील के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये होता हमारा प्राइवेट इक्विटी से रिलेटेड। फर्दर इसके बाद बात आती है एफडीआई के बारे में। अब एफडीआई जो होता है दैट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेनर जो पर्सन है, इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेट्स से किसी प्राइवेट कंपनी में, वो किसी प्राइवेट कंपनी में कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेट्स से कि ये यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो इसकी कैपिटल में पैसा लगाना चाहती है, इसकी कैपिटल में पैसा लगाना चाहती है। तो यहाँ पर रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर किसी से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा होता है यहाँ पर होता है गवर्नमेंट रूट, जहां पर पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, उसके बाद ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद ही आप पैसा जो है वो यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, दैट इज द फंडा रिलेटेड। अब यहां पर इंडियन कंपनी जो है वो पर्टिकुलरली फ्रीली अपने इक्विटी शेयर्स को इशू करती है, डिबेंचर्स को इशू करती हैं, एंड फर्दर लेकिन उनको यहां पर वैल्यूएशन की जो नॉर्म्स हैं, जो सेबी के द्वारा दी गई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी एबीसी है, ये ऐसे ही कह दे कि मेरी जो वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ की है एंड फर्दर मेरे में 10% शेयर ले लो, 10 करोड़ मुझे दे दो, ऐसा नहीं है। इनको वैल्यूएशन नॉर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी वैल्यूएशन किस हिसाब से लगाई है, इन्होंने अपनी वैल्यूएशन किस हिसाब से लगाई है। तो जो भी फॉर्मेट्स यहां पर बताए जाते हैं, नॉर्म्स बताए जाते हैं सेबी के द्वारा या फिर फेमा के अंडर बताए जाते हैं, उनका यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, एंड फर्दर अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शन देनी है तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर यहां पर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ऑप्शन देते हैं, आप अगर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ऑप्शन देते हैं तो उसको डेब्ट का पार्ट ही माना जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ डेब्ट ओवर देयर, उसको डेब्ट का पार्ट ही माना जाएगा। इसी तरह से और गाइडलाइंस हैं कि आप बाहर से पैसा ले सकते हैं, कैसे, आप ईसीबी के थ्रू, यानी कि जो आपके पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है उसका पैसा होता है। अगर आप मान लीजिए 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए पैसा बाहर से लेना चाहते हैं, वो ईसीबी का पार्ट बन जाती है, या रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से पैसा लेना चाहते हैं, कितना अमाउंट लेना चाहते हैं, कितनी मैच्योरिटी के पैसा लेने होते हैं, एंड यूज स्टिपुलेशन का रहेगी। तो वो सब चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको कंडीशंस को मान रहे हैं, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो यहाँ पर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि मान लीजिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि फर्दर जो यहाँ पर प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं उसमें इंडल्ज नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बकायदा कि यहां पर ये प्रोहिबिटेड किसी एक्टिविटी में ना लगे हो फेमा के अंडर, ठीक है, तो उसमें यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एफडीआई पॉलिसी का ध्यान रखना पड़ेगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फर्दर इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है वो मैक्सिमम यहां पर इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है,
इस कंपनी की पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 24% यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें कर सकता है। दैट इज द थिंग रिलेटेड इट, दैट इज द थिंग रिलेटेड इट। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज, ये यहां पर एंड अप होता है। फाइनेंशियल लेवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ओवर देयर। अब इक्विटी होल्डर्स पर्टिकुलरली क्या होते हैं, मेन इक्विटी होल्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी है एंड फर्दर इस कंपनी का शेयर 100% है। अब 100% में से इन्होंने 40% के शेयर से वो इश्यू कर दिए, तो यहां पर ये पर्सन जिन्होंने यहां पर शेयर परचेज किए वो बन गए इक्विटी होल्डर। एंड इक्विटी होल्डर्स का मेन मोटिव क्या रहता है, वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने करी है ना, इस शेयर का प्राइस यानी कि अर्निंग पर शेयर जो है वो यहां पर इंक्रीज होती रहे। अगर किसी कंपनी का ईपीएस अच्छा जा रहा है तो डेफिनेटली उस कंपनी की जो यहां पर शेयर की वैल्यू है वो भी एप्रिशिएट करेगी, ठीक है। एंड फर्दर उनको कैपिटल गेन भी होगा एंड मोर ओवर उनको ज्यादा अर्निंग भी मिलेगी। अगर अर्निंग ज्यादा होगी तभी कंपनी उनको ज्यादा डिविडेंड इशू करेगी ना। डिविडेंड बेसिकली कहां से आएगा, डिविडेंड प्रॉफिट से आएगा। एंड प्रॉफिट कब ज्यादा होगा, जब अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर बिजनेस जो है वो यहां पर पर्टिकुलरली क्या कोशिश करता है कि यहां पर जो वैल्यू है इक्विटी की उसको इंक्रीज किया जाए एंड फर्दर मोर ओवर जो अर्निंग पर शेयर है उसको यहां पर इंक्रीज किया जाए। अब यहां पर अगर कंपोजिशन की बात करें तो दो तरह की चीज होती है, एक तो मेरे पास होता है डेब्ट होता है एंड एक होता है इक्विटी होती है। अब बेस्ट पार्ट होता है कि जब आप इन दोनों का यहां पर एक मिक्सचर यूज करते हो ना, तब आपको यहां पर ऑप्टिमम यूजेज मिलती है, ठीक है। यानी कि अगर आप यहां पर सिर्फ इक्विटी की तरफ जाते हो तो आपको यहां पर इतना बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जहां पर आप पर्टिकुलरली एक डेब्ट को लेते हुए, लोन को लेते हुए इसको बूस्टअप कर सकते हो, इसको आप फर्दर बूस्टअप कर सकते हो। अभी हम आगे जब एग्जांपल्स करेंगे ना एंड न्यूमेरिकल करेंगे इस बेस पर, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होने वाली है, ठीक है। अगर हम यहां पर अगर ज्यादा इक्विटी लेकर के आते हैं एंड फर्दर अगर हमारा यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तब भी यहां पर ईपीएस जो है वो यहां पर सेम रहेगा, अगर तो उसका बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल लेवरेज पर्टिकुलरली टर्म है। फाइनेंशियल लेवरेज बेसिकली किसके रिलेटेड होता है, जहां पर हम अपना पैसा इस्तेमाल ना करते हुए डेब्ट के पैसे का इस्तेमाल करते हैं एंड अपने प्रॉफिट्स को यहां पर इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज अ फाइनेंशियल लेवरेज ओवर देयर, ठीक है। यानी कि अगर हमने ईपीएस को इंक्रीज करना है, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना है, अपने शेयर होल्डर के पैसे के थ्रू नहीं, डेब्ट के थ्रू पैसा लेकर आए, यानी कि फ्यूल्ड बाय डेब्ट ओवर देयर, उस पैसे का इस्तेमाल किया एंड फर्दर अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज किया, दैट इज अ फाइनेंशियल लेवरेज ओवर देयर। तो इसके लिए हमने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, यानी कि डेब्ट का एंड इक्विटी की जो कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल करना है, ताकि हमें ज्यादा जो बेटर वैल्यूएशन है वो यहां पर मिल पाए। एंड फर्दर हमने बोरोड फंड्स का इस्तेमाल करना है, ताकि हम यहां पर अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनको अच्छी रिटर्न दे पाए, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टर पर्टिकुलरली क्या करता है, अगर आप हमें ओनर की बात करें तो ए पर्सन अगर ओनर है तो इसका तो एक अपना पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाएगा, एक तो ये चीज होगी। दूसरा होगा कि ये यहां पर डेब्ट लेगा, यानी कि बाहर से और पैसा ले लेगा एंड इस पैसे के थ्रू और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो इन्वेस्टर को यहां पर वैल्यू यहां पर मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप यहां पर डेब्ट लेते हो तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन रिस्क लेंगे तभी आप यहां पर ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब यहां पर आप लॉन्ग टर्म जो आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग डेब्ट होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है आप उसके साथ साथ यहां पर लॉन्ग टर्म जो आपका फिक्स्ड बेरिंग यहां पर डेब्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, आप इनका इकट्ठे साथ में इस्तेमाल कर सकते हो फाइनेंशियल लेवरेज के लिए, जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली इसी से बनता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में या तो हम इक्विटी का यूज करेंगे या फिर डेब्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर मेन चीज क्या रहती है कि आपने दोनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, जहां पर आप लॉन्ग टर्म जो आपके पास यहां पर फॉर्म है फाइनेंसिंग की उसका भी इस्तेमाल करेंगे एंड साथ के साथ आप यहां पर इक्विटी का इस्तेमाल भी करेंगे, जिसमें आपके प्रेफरेंशियल इक्विटी या फिर नॉर्मल इक्विटी जो होती है वो सब चीजें यहां पर शामिल रहने वाली है, ठीक है। एंड फर्दर जब हम यहां पर जो डेब्ट का अमाउंट है वो ज्यादा लेते हैं इन रिलेशन टू द स्टॉक ओवर देयर, तो यहां पर उस कंपनी को कहा जाता है कि वो ट्रेडिंग कर रही है किसके ऊपर, इक्विटी के ऊपर ट्रेडिंग कर रही है। That the company is trading on equity over there, that is said over there। यानी कि अगर मेरे पास कैपिटल जो है इक्विटी है वो 10 की है एंड मान लीजिए मैं 25 का यहाँ पर डेब्ट बाहर से ले रखा है एंड फर्दर इसके थ्रू यहाँ पर कंपनी को ज्यादा आगे बढ़ा रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, इसके थ्रू कंपनी को ज्यादा आगे पुश कर रहा हूं, दैट इज व्हाट दैट कंपनी विल बी सेट टू बी व्हाट कि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं किसके ऊपर, इक्विटी के ऊपर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड फर्दर अगर मेरे पास डेब्ट का जो यहां पर अमाउंट है वो यहां पर कम है, यानी कि मेरे पास डेब्ट जो है वो यहां पर कम है एंड इक्विटी के पैसे का मैं इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूं, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूं, दैट इज सेट टू बी ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। उसको कहते हैं कि हम किसके ऊपर कर रहे हैं, हम थिक इक्विटी के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड जबकि हम डेब्ट का अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एंड फर्दर इक्विटी का कम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन
इक्विटी नॉर्मली। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू द डेफिनेशंस, इनके बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब फाइनेंशियल लेवरेज का इंपैक्ट क्या बनता है? अब इंपैक्ट ये बनता है कि अगर मेरे पास यहां पर अपने पैसे थे 10 रुपए, 15 रुपए मैंने लोन ले लिया, मेरे पास टोटल पैसे कितने हो गए? 25 हो गए, तो 25 का यूज करते हुए ज्यादा बेनिफिट दे सकता हूं। तो रिलेटिवली मैं यहां पर अर्निंग जो है शेयर होल्डर्स की उसको इंक्रीज कर सकता हूं। एंड फर्दर यहां पर ये जो चीज है इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो यहां पर मैं लो कॉस्ट के ऊपर ऑब्टेन कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं बॉन्ड्स इशू करता हूं, अगर मैं बॉन्ड्स इशू करता हूं तो यहां पर मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है ना, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है। तो यहां पर अगर मैं बड़ा अमाउंट यानी कि लार्ज अमाउंट लेना चाहता हूं तो मेरे को यहां पर कम रेट के ऊपर, लेसर रेट के ऊपर यहां पर ये जो लोन है वो यहां पर मिल जाएगा एंड इसका इस्तेमाल करते हुए मैं ज्यादा अर्निंग यहां पर अर्न कर सकता हूं। अब जो अर्निंग एसेट के ऊपर है यानी कि फाइनेंस बाय फिक्स्ड कॉस्ट या फिर जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट था इक्विटी होल्डर्स के ऊपर, वो पर्टिकुलरली क्या है? दैट इज व्हाट इज द मेन फंडा रिलेटेड, मेन डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि मेरे पास इस तरह से समझो कि एक एसेट है जो कि मैंने डेप्ट लेकर के क्रिएट किया, यानी कि लोन लेकर के क्रिएट किया, एंड फर्दर एक एसेट है जिसके ऊपर मैंने इक्विटी के यहां पर पैसे का इस्तेमाल किया, जहां पर मैंने इक्विटी के पैसे का इस्तेमाल किया। इन दोनों की बात कर रहा हूं। एक एसेट यहां पर लिया जिसके ऊपर डेप्ट का इस्तेमाल किया, जिसको एक्वायर करने के लिए डेप्ट का इस्तेमाल किया। एक एसेट लिया सेम उसी कैटेगरी का जिसके ऊपर मैंने इक्विटी का इस्तेमाल किया, यानी कि शेयर होल्डर के पैसे का इस्तेमाल किया। ओके, तो यहां पर अगर मैं डेप्ट लेते हुए एसेट को एक्वायर करता हूं तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहां पर मैं जो पैसा मेरे पास था, इस पैसे को, डेप्ट के पैसे को, ये assumption ये है कि इस पैसे को मैं यहां पर कम रेट के ऊपर ऑब्टेन कर सकता हूं, जबकि जो इक्विटी वाला पैसा है वो यहां पर ज्यादा महंगा पड़ता है हमें, वो ज्यादा क्या पड़ता है? महंगा पड़ता है। तो वो उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। एंड फाइनेंशियल लेवरेज को हम अर्निंग पर शेयर, अगर हमने यहां पर फाइनेंशियल जो लेवरेज है इसको हमने एनालाइज करना है तो हम ईपीएस के थ्रू एंड जो हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल है, यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसके थ्रू हम यहां पर पता लगा सकते हैं कि इन दो फैक्टर्स के थ्रू कि फाइनेंशियल लेवरेज हम इसको एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड। अब फाइनेंशियल लेवरेज को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में हम यहां पर गो थ्रू कर लेते हैं। अब यहां पर फाइनेंशियल लेवरेज से रिलेटेड कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मुला नहीं है, इसके रिलेटेड डिफरेंट फॉर्मुलाज है। यानी कि डेप्ट टू एसेट रेशियो, यानी कि टोटल डेप्ट कितना है एंड टोटल एसेट्स कितने हैं, उस फॉर्मुले का यूज कर लो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि टोटल डेप्ट कितना है एंड फर्दर टोटल इक्विटी कितनी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डीईआर का एक और फॉर्मुला यहां पर फॉर्मुला होता है, डीईआर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ, डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। ये भी फॉर्मुला रहता है यहां पर डीईआर यानी कि डेप्ट इक्विटी रेशियो को लेकर के। एंड इसी तरह से हम डेप्ट टू EBIDTA का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेप्ट टू EBIDTA क्या होता है? बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो टैक्स या अमोर्टाइजेशन से पहले आपके पास जो यहां पर प्रॉफिट है उसकी रेशो, ठीक है। एंड फॉर इसी तरह से ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी कर सकते हैं जहां पर हम इक्विटी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एसेट कितने हैं, टोटल इक्विटी कितनी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मुलाज जिसका इस्तेमाल करते हुए हम फाइनेंशियल लेवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेवरेज इज फंडा रिलेटेड टू इट कि हमारे पास खुद का पैसा कितना है एंड डेप्ट का पैसा कितना है, हम उन दोनों में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। दैट इज अ लेवरेज ओवर देयर, दैट इज अ लेवरेज ओवर देयर। इसी तरह से हम यहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डीएससीआर होती है ना हमारे पास, जैसे हमारे पास एक फॉर्म होता है डीएससीआर का। डीएससीआर पर्टिकुलर क्या होता है? जहां पर हम डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो देखते हैं। एंड एक मेरे पास होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज अ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है। अब इसके केस में भी हम ईबीआईटी का इस्तेमाल करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडेड बाय जो मेरे पास इंटरेस्ट था उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ओवर देयर, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं फाइनेंशियल लेवरेज की। ओके, दैट इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड इट्स बिहेवियर, यानी कि जो हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज है ये किस तरह से इंपैक्ट करता है एंड इसका क्या बिहेवियर रहता है। अब यहां पर एक सिंपल सी चीज समझिएगा, अगर मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी को यहां पर इंक्रीज करना, अगर मुझे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसके ऊपर मुझे यहां पर इस वैल्यू को इंक्रीज करना है, यानी कि रिटर्न को इक्विटी के ऊपर इंक्रीज करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उसका यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। अगर मैं रिटर्न को इक्विटी के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। एंड फर्दर इसको इंक्रीज करना तो ज़रूरी है, हम चाहते हैं कि हम ईपीएस को इंक्रीज करें, हम चाहते हैं हम ईपीएस को इंक्रीज करें, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज करता हूं तो वो नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। तभी ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज है ना, ये दो धारी तलवार की तरह, यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल लेवरेज बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्कियर कंसर्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काफ़ी ज़्यादा रिस्कियर कंसर्न बन जाएगा। अब देखिए इस तरह से समझिए कि मेरे पास खुद के 10 रुपये हैं, मैंने मार्केट से 50 रुपये ले रखे हैं एंड मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते बिजनेस कर रहा हूँ।
एंड यहाँ पर एक तरफ मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने मार्केट से भी 10 रुपए ले रखे हैं एंड यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर बिजनेस करूँ, तो कौन सा केस ज्यादा सेफ है? डेफिनेटली ये वाला केस सेफ लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर लोन अमाउंट कम है तो डेफिनेटली रिस्क भी है जो कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस केस में यहाँ पर लोन ज्यादा तो डेफिनेटली रिस्क एसोसिएटेड जो है ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज करता हूँ तो वो भी नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के आती है चीज, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज एक्चुअली बैड, ओके। तो ये चीज यहाँ पर हमें पता लग रही है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें ईबीआईटी एंड जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ईबीआईटी पर्टिकुलरली ये रहता है कि जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबीआईटी इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द जो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बीच में, एंड जो इंटरेस्ट है इनके बीच में मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलरली मैं क्योंकि इस इंटरेस्ट को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट यहां पर एक्सपेंस काउंट कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं एक फिक्स्ड एक्सपेंस काउंट कर रहा हूं, तो मुझे इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप तय करना पड़ेगा अगर मैं यहां पर फाइनेंशियल एवरेज की डिग्री को कैलकुलेट करना चाहता हूं, ओके। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज जो है दैट इज पर्टिकुलरली गिवन बाय व्हाट, दैट इज गिवन बाय ईपीएस डेल्टा ईपीएस का मतलब है कि ईपीएस में कितना चेंज आया, डेल्टा ईपीएस मतलब ईपीएस में चेंज कितना आया, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय ईपीएस ओवर हियर, एंड फर्दर डेल्टा ईबीआईटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ओवर हियर, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ओवर है। तो ये मेरे पास क्या है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को काइंडली प्लीज नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को काइंडली नोट कर लीजिए। लेकिन इसमें से एक फैक्टर रिमूव हो जाएगा, एक फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब यहां पर हमने रिफाइंड फॉर्मूला लिख दिया, इसका रिफाइंड फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कि जो मेरे पास यहां पर ईबीटी है, ईबीटी बेसिकली क्या है अर्निंग बिफोर टैक्स है, बिकॉज मैं यहां पर ईपीएस की जगह पर ईबीटी का इस्तेमाल करूं, ईबीटी एंड ईबीआईटी का इस्तेमाल करूं। ईबीटी क्या है दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स ओवर देयर, एंड ईबीआईटी क्या होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट एंड टैक्स को जब डेबिट कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है अर्निंग आती है दैट इज ईबीआईटी ओवर देयर। अगर नहीं करते हैं तो ईबीटी रहता है वो, तो यहां पर रहेगा डेल्टा ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीटी एंड फर्दर डेल्टा ईबीआईटी एंड फर्दर डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ओवर देयर। ये मेरे पास फॉर्मूला है जिसको हमने ध्यान में रखना है। ये वाले फॉर्मूला को भूल जाइए, ये वाले फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी भी याद आपने नहीं रखना, इसको और इजी कर देते हैं। कैसे इजी करेंगे, सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि यहां पर अगर मेरे पास लेट्स से द केस, अगर मेरे पास यहां पर ईबीटी की बात कर रहे हैं, लेट्स से द केस कि पहले वो मेरे पास कितना था 80 रुपीज था, मेरे पास पहले वो कितना था यहां पर 80 रुपीज था, एंड फर्दर अब वो कितना हो गया ईबीटी कितना हो गया यहां पर हो गया 81 रुपीज हो गया, पहले 80 था अब 81 रुपीज हो गया, एंड फर्दर इंटरेस्ट टैक्स की जो वैल्यू थी वो यहां पर 20 थी, इंटरेस्ट टैक्स की जो वैल्यू थी वो यहां पर 20 थी। इवन जब यहां पर 80 था तब वो मेरे पास ईबीआईटी कितना हुआ, तब मेरे पास ईबीआईटी कितना हुआ वो बेसिकली यहां पर 60 होगा, एंड फॉर दिस केस में कितना होगा 61 होगा, ठीक है। तो इन अगर केस में यहां पर दोनों की डिफरेंसेस को देखता हूं, अगर दोनों के डिफरेंसेस को मैं गो थ्रू करता हूं तो डिफरेंसेस कोई भी नहीं है, तो मैं इन टर्म्स को यहां पर कैंसिल आउट कर सकता हूं, यानी कि डेल्टा वाली टर्म्स को यहां पर कैंसिल आउट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू समझेगा ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ईबीआईटी जो है यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो यहां पर कितनी बताई गई है, डेट इज गिवन टू बी 100 रुपीज, 100 ओवर देयर, वो यहां पर 100 रुपीज बताई गई है, यहां पर वो कितनी बताई गई है 100 रुपीज बताई गई है, एंड इंटरेस्ट का अमाउंट 20 रुपीज बताया गया। अब चेंज इन ईबीआईटी कितना है, यानी कि ईबीआईटी जो है वो यहां पर चेंज हुई 100 से 101 होगी, वो कितना होगी 100 से 101 होगी, ठीक है। उसके केस में पर्टिकुलरली क्या होगा, अब मेरे पास ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो था वो यहां पर 100 से 101 चलेगी, ओके, एंड फॉर द इंटरेस्ट जो है वो 20 है। उसके केस में ईबीटी कितना चेंज होगा, ईबीटी में कितना चेंज होगा, वो भी तो यहां पर पहले 80 था अब 80 से 81 हो गया। अगर डिफरेंस की बात करें, ईबीटी का डिफरेंस कितना था 1 था, ईबीआईटी का डिफरेंस कितना था 1 था, तो दोनों फिगर सेम ही आ रही है ना, दोनों फिगर सेम आ रही है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वाज पर्टिकुलरली इक्वल टू डेल्टा ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीटी एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ओवर देयर। तो ये वाली टर्म्स तो दोनों सेम ही होगी, तो इनको तो चेंज कर सकते हैं, इनको तो यहाँ पर सेम ही है, ये तो दोनों टर्म्स इक्वल है एक दूसरे के, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। बिकॉज इस टर्म को अगर हमने लिखना हो, अगर इस पर्टिकुलर हमने फ्रैक्शन को लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे ना, डॉलर ईबीटी डिवाइडेड बाय डॉलर डेल्टा ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीटी ओवर हियर मल्टीप्लाइड बाय ईबीआईटी डिवाइडेड बाय डेल्टा ईबीआईटी। अब मैं कह रहा हूं कि ईबीआईटी एंड ईबीटी इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला वुड बी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी ओवर दिया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये मेरे पास
जो मेरे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल यहां पर लेवरेज है उसका ये फॉर्मूला बन गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान में रख लेना है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT ओवर हियर। ओके, तो ये मेरे पास यहां पर फॉर्मूला बन गया। ओके, ये चीज क्लियर होगी। फर्दर EBIT पर्टिकुलरली होता क्या है, व्हाट इज EBIT? जो हमने सेल्स करी, अब सेल्स में हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होगी, एंड फिक्स्ड कॉस्ट में हमने अभी इंटरेस्ट को शामिल नहीं किया, एक्सक्लूडिंग है। ओके, दैट बिकम्स योर व्हाट, दैट बिकम्स योर EBIT ओवर देयर। वो आपकी अर्निंग बन जाती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर देयर। वो आपकी क्या बन जाती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वहां पर वो बन जाते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा आपको कवर होता रहेगा। एक सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, EBIT किसके इक्वल है, जो भी आपने टोटल सेल्स करी माइनस जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट थी, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास क्या बन गया, EBIT बन गया। अगर आप EBIT में से इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास EBT बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो EBT बन जाएगा। ओके, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, उसको गो थ्रू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सेल्स हैं एंड फर्दर हर एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज की सेल हो रही है। टोटल केस जो आपने सेल करी 24 लाख रुपीज की सेल करी है। कितनी करी है, 24 लाख रुपीज की टोटल सेल करी है। वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 50%। जितना ये आपके पास टोटल सेल्स है 24 लाख मेरे पास यहां पर टोटल सेल्स है, एंड फर्दर इसमें मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 50% है। तो यानी कि 12 लाख रुपीज जो है वो मेरे पास यहां पर वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, एंड फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो यहां पर कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन टू बी 10 लाख रुपीज। वो यहां पर मेरे पास 10 लाख की जो है यहां पर वो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। ओके, 10 लाख की मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है यहां पर। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो यहां पर 10 लाख की है। जो इक्विटी यहां पर फंड्स बोरोड बता दिए कि जो फंड्स बोरो किए गए हैं वो यहां पर 10 लाख के हैं, एंड फर्दर जो यहां पर शेयर इक्विटी कैपिटल है वो भी 10 लाख की है। एंड कंसीडर टैक्स जो दिया गया वो 50% दिया गया, जो टैक्स दिया गया वो यहां पर 50% दिया गया। अब DFL को कैलकुलेट करना है, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को कैलकुलेट करना है। लेवरेज कितनी है, तो DFL का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय EBT ओवर देयर। यही फॉर्मूला ना यहाँ पर, दिस इज द फॉर्मूला ओवर हियर। अब EBIT क्या होता है, मेरे पास टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स इक्वल टू 24, एंड फॉर द वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी गई है, दैट इज बेसिकली गिवन टू बी मेरे पास 12 लाख की है ना वेरिएबल कॉस्ट, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख की है। तो यहां पर मेरे पास EBIT कितना बन गया, EBIT बन गया मेरे पास 24 माइनस 22 दैट इज 2 लाख होता है। ये मेरे पास EBIT बन गया। एंड EBT क्या होता है, EBT इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट। अब यहां पर डेब्ट कंपोनेंट कितना दिया गया, ध्यान से देखिएगा। एक तो इक्विटी कंपोनेंट है, इक्विटी कंपोनेंट के ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा, नहीं कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, सिर्फ डेब्ट कंपोनेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड ये 10% पर एनम के ऊपर दिया गया। यानी कि यहां पर एक साल का कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख। ठीक है, तो EBT क्या होगा, 2 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख, क्योंकि इंटरेस्ट ही माइनस करना है ना सिर्फ और सिर्फ। तो ये कितना बन गया, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 लाख ओवर देयर। तो मेरे पास DFL कितना है, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, दैट इज इक्वल टू 2 ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओवर हियर। ये मेरे पास यहां पर आंसर आ गया। ये चीज क्लियर होगी, ये क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया। ओके, सो इस तरह से हम जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, लेट्स हैव अ लुक एट द अनदर क्वेश्चन ओवर हियर। इट सेज कि हमें यहां पर XYZ कंपनी से रिलेटेड यहां पर पिछले साल की जो डाटा है वो यहां पर कुछ इस तरह से दिया गया। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो यहां पर दी गई 50 लाख की, एंड फर्दर अपने 12% के ऊपर बॉन्ड जो है वो 37 लाख के बॉन्ड इशू किए। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट चीजें जो है हमारे पास यहां पर गिवन है। एंड फर्दर यहां पर देखिएगा कि मेरे पास यहां पर जो पर्टिकुलर मेरे पास यहां पर दिए गए चीजें दी गई हैं, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, कि मेरे पास एक तो यहां पर दे दिया टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया कि इक्विटी जो है वो कितने अमाउंट की है, दैट इज ऑफ अमाउंट 50 लाख रुपीज, 50 लाख की इक्विटी आपके पास। एंड फर्दर आपने बॉन्ड्स में कितना पैसा इशू कर रखा है, वो आपने 37 लाख का पैसा इशू कर रखा है। सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स आर गिवन टू बी 84 लाख रुपीज की मेरे पास यहां पर सेल्स गिवन है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, 6.96 लाख का आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर गिवन है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दी गई है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितनी गिवन है, 27.55% जो है वो मेरे पास यहां पर प्रॉफिट वॉल्यूम जो रेशो है वो यहां पर गिवन है। एंड इसके बेस पर मुझे कहा गया कि DFL को कैलकुलेट करो। अब DFL का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ DFL, EBIT डिवाइडेड बाय EBT ओवर देयर, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब लास्ट क्वेश्चन में देखें तो EBIT सिंपली हमने पता लगा लिया था। EBIT का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट वाज इक्वल टू व्हाट, जो भी मेरे पास सेल्स है एंड फर्दर माइनस जो भी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है प्लस जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज योर EBIT। वो आपके पास EBIT आया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया, डायरेक्ट आपको यहां पर
कुछ भी नहीं गिवन है। तो अगर आपने यहां पर कैलकुलेशन करनी है तो किस तरह से कैलकुलेशन करोगे उसके बारे में आपको यहां पर बताना है, उसके बारे में आपको यहां पर बताना है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन आप करोगे, राइट। अब एक सिंपल सी बात लेके चलो, मेरे पास जो रेशो दी गई है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दी गई है, दैट इज गिवन टू बी 27.55% ओवर देयर। जो मेरे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है वो यहां पर गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पर्टिकुलरली किसने दी गई है, दैट इज गिवन बिटवीन द, जो यहां पर मेरे पास 27.55% यहां पर गिवन है, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता क्या, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल मेट्रिक है। क्या है, फाइनेंशियल मेट्रिक है जिसके थ्रू हम कंपनी के प्रॉफिट एंड उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है उसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। प्रॉफिट एंड सेल्स वॉल्यूम के बीच में हम जो है रिलेशनशिप को गो थ्रू करते हैं। तो यहां पर अगर हम गो थ्रू करें तो मेरे पास यहां पर कितना बनता है, टोटल सेल्स कितनी हुई है मेरे पास 84 लाख की सेल्स हुई है। एंड अगर मैं 84 को 27.55% के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो कितना आता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। 84 lakh multiplied by 27.55% that becomes 23.142, यानी कि अगर मैं लैक्स में लिखूं तो मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख कर देता हूं, दैट इज 2314200, 2314200। ये मेरे पास क्या चीज बन रही है, दिस इज एक्चुअली जो मेरे पास यहां पर टोटल यहां पर प्रॉफिट बन रहा है ना, ये मेरे पास इतना बन रहा है, ये मेरे पास इतना बन रहा है। प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो मेरे को दी गई है ना, दैट इज व्हाट, कि प्रॉफिट कितना है एंड सेल्स कितनी है, इज इक्वल टू 27.55। अब सेल्स मेरे पास कितनी थी, 84 थी यहां पर, तो मैंने यहां पर 84 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये प्रॉफिट आ गया, मेरे पास क्या आ गया यहां पर, ये प्रॉफिट आ गया यहां पर। एंड फर्दर अगर इसमें से मैं, अभी मेरे पास यहां पर प्रॉफिट आया, अब अगर इसमें से मैं अपनी जो कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, दैट इज 6.96 लाख माइनस 696,000, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये कितना बन गया, ये मेरे पास आ गई यहां पर कौन सी कॉस्ट आ गई, दिस इज माय ईबीआईटी, दिस इज माय ईबीआईटी ओवर देयर। तो यहां पर जो ये चीज मेरे पास आई दैट इज माय प्रॉफिट ओवर देयर। एंड प्रॉफिट में से मैंने क्या चीज सब्ट्रैक्ट करी, जो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट थी मेरी वो यहां पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट वाला गिवन थी, यहां पर मेरे पास गिवन नहीं है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का यूज करते हुए हमने पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, उसमें से हमने फिक्स्ड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो कि 6.96 लाख की दी गई है, मेरे पास यहां पर ईबीआईटी कितना बन गया, दैट कम्स आउट टू बी 1618200, ये मेरे पास यहां पर बन गया 1618200 यहां पर बन गया, दैट्स एक्चुअली द थिंग रिलेटेड। एंड फर्दर यहां पर एक सिंपल सी चीज देखिएगा, ईबीटी आपके पास, ईबीआईटी आ गया आपके पास, यानी कि जो न्यूमरेटर था वो आ गया, डिनोमिनेटर आपके पास नहीं आया। अब इसके लिए इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट बेसिकली पूरी की पूरी इक्विटी में आपके पास 50 लाख रुपीज जो है वो कहां से है, वो आपके पास है इक्विटी में, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट होगा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड बॉन्ड्स अपने 12% इंटरेस्ट के ऊपर दे रखे हैं, कितने अमाउंट के, 37 लाख के। तो 37 लाख के ऊपर आप 12% के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 37 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%, इतना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो 37 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि 4,44,000। तो यहां पर ईबीटी क्या बनेगा, ईबीटी विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास ईबीआईटी था, ईबीआईटी कितना था, 16,18,200 ओवर हियर माइनस 4,44,000, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ईबीटी बन गया, ओके। तो यहां पर ये हो गया 1618200 माइनस 444,000, दैट इज इक्वल टू 117420, 1174,200, ये मेरे पास बन गया, क्या बन गया, दिस इज अ डीएफएल ओवर देयर, दिस इज द डीएफएल ओवर हियर, यानी कि जो मेरे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया, ओके। ये चीज क्लियर होगी, ओके। तो इस तरह से हम यहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा वो बात नहीं है, सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है आपको, यहां पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दी है, तो आपने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, माइनस इंटरेस्ट कर दिया, आपके पास ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी के बाद आपने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहां पर आ जाएगी, आपके पास व्हाट विल बी देयर, ईबीटी आ जाएगा। एंड दोनों की रेशियो को कैलकुलेट करते हुए आप डीएफएल को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। फर्दर अब कुछ एक एनालिसिस है, इसको देख लेते हैं। आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, अगर आपके पास यहां पर डीएफएल की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर मेरे पास जो ईपीएस है वो भी 50% के साथ इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है, अगर ईपीएस भी सेम परसेंटेज के साथ चेंज हो रहा है, ईबीआईटी भी सेम परसेंटेज के साथ चेंज हो रहा है, तो उसके इसमें डीएफएल जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। एंड इसी तरह से अगर मेरे पास डीएफएल के केस में ईपीएस एंड ईबीआईटी का कंसेप्ट है, एंड फर्दर एक के केस में 62.50% है, दूसरे में 50% का चेंज है, तो डेफिनेटली जो चेंज होगा वो 1.25 के इक्वल आएगा, जो यहाँ पर मेरे पास डीएफएल बन जाएगा वो 1.25 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल फंडा रिलेटेड, इसमें कुछ ज्यादा जांच पड़ताल करने वाली बात नहीं है, ओके। थर्ड जो पॉइंट है,
दैट्स रिलेटेड टू बिजनेस अगर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, जब बिजनेस जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। वहां पर पर्टिकुलरली मेरे पास ईबीटी तो है ही नहीं है, वहां पर पर्टिकुलरली ईबीटी तो मेरे पास है ही नहीं है, क्योंकि हम ब्रेक इवन पॉइंट के केस में ईबीटी को कंसीडर करते हैं ना कि जीरो है। वी कंसीडर द ईबीटी टू बी इक्वल टू जीरो ओवर देयर, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। लेकिन ईबीटी यहां पर एग्जिस्ट करता है। ईबीटी वुड बी इक्वल टू व्हाट? ईबीटी वुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर देयर, जो आपने इंटरेस्ट यहां पर अर्निंग थी आपकी इंटरेस्ट के इक्वल थी, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट था, वो आप अर्न कर रहे थे, दैट वाज द थिंग रिलेटेड इट। तो यहां पर आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपके पास डीएफएल क्या होता है? डीएफएल क्या होता है? दैट इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी ओवर देयर, ये होता है ना डीएफएल आपके पास। एंड फर्दर ईबीआईटी आपके पास कितना है? दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट ओवर देयर। लेकिन ईबीटी तो आपके पास जीरो है, तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड आ गया। दिस इज बेसिकली अनडिफाइंड, दिस विल बी अनडिफाइंड ओवर देयर। ओके, ये चीज क्लियर होगी है जब आपके पास जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है। अगर आपके पास जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे काम कर रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग इवन बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि प्रॉफिट तो दूर की बात है, आपने जो पैसा लगाया था वो भी रिकवर नहीं किया, उसके केस में यहां पर ईबीआईटी जो है वो बेसिकली आप एज्यूम कर रहे हो कि ईबीटी आपके पास जीरो नहीं है, ईबीटी इज नेगेटिव। आप एज्यूम कर रहे हो कि ईबीटी नेगेटिव है, ओके। लेकिन हम ईबीआईटी को एज्यूम करें कि वो क्या है, वो पर्टिकुलरली वो आपके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव फिगर रही होगी, आप ये कंसीडर कर रहे हो, आप ये कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपके पास डीएफएल आएगा ना, दैट विल बी नेगेटिव ओवर देयर, वो आपके पास क्या आएगा? दैट विल बी द नेगेटिव ओवर देयर। तो आपके पास एक नेगेटिव कंपोनेंट आ जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि आप ईबीआईटी को फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव एज्यूम कर ले रहे हो, होगा नहीं, ओके। एंड फर्दर आपने क्या किया? ईबीटी को नेगेटिव यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ओके। सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर गो थ्रू करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अभी बेसिकली क्या है, आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं दोनों चीजों के बीच में कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कि आपके पास डेप्ट पार्ट है, इक्विटी पार्ट है, आपको कौन से पार्ट की तरफ जाना चाहिए उसके बारे में था, ठीक है। डेप्ट की तरफ जाना चाहिए, इक्विटी जाना चाहिए, या फिर दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, किस हिसाब से मिक्सचर होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे थे। तो लेट्स कंसीडर दैट, ओके। तो एक फर्म है जो यहाँ पर दो फाइनेंशियल प्लान्स को कंसीडर कर रही है एंड फर्दर उनका इंपैक्ट कंसीडर कर रही है कि ईपीएस के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, यानी कि अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। जो टोटल फंड्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट्स में, वो 5 लाख रुपए रिक्वायर्ड, यानी कि टोटल जो यहाँ पर फंड्स रिक्वायर्ड है, जो पैसा यहाँ पर आपने टोटल उठाना है, चाहे इक्विटी से चाहे डेप्ट से, टोटल पैसा जो उठाना है वो 5 लाख का उठाना है, दोनों का मिक्सचर, ओके। तो यहाँ पर कहा गया फाइनेंशियल प्लान है, पहले प्लान के केस में आप क्या कर रहे हो? 4 लाख डेप्ट ले रहे हो, पहले प्लान में 4 लाख डेप्ट ले रहे हो, 1 लाख आप इक्विटी के थ्रू उठाओगे, ओके। दूसरे प्लान में आप 1 लाख जो है वो आप डेप्ट ले रहे हो एंड 4 लाख आप इक्विटी से उठाओगे, ठीक है। यानी कि डीई रेशियो अगर देखें, डीई रेशियो देखें, प्लान 1 के केस में वो जो है, प्लान 1 के केस में वो पर्टिकुलरली रेशियो जो है दैट इज अ 4:1 एंड प्लान 2 के केस में वो जो रेशियो है दैट इज 1:4 ओवर देयर। ये चीज क्लियर होगी, ओके। अब यहाँ पर ये दो प्लान है, आपने इनका कंपेयर करना है, आपने देखना है कि ईपीएस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब टोटल फंड्स रिक्वायर दोनों के टोटल कर लिया, यहाँ पर 5-5 लाख आ गया। अब इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर यहाँ पर 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसके केस में 10,000 शेयर हो गए, इसके केस में 40,000 शेयर हो गए, यही होगी ना चीज। यानी कि प्लान 1 के केस में जो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए वो यहाँ पर 10,000 हो गए, क्योंकि हमने इक्विटी से 1 लाख पैसा उठाया था, ठीक है। तो ये 10,000 शेयर हो गए। प्लान 2 के केस में 40,000 शेयर हो गए, ओके। तो ये चीजें हमारे पास हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्योंकि फर्म जो थी इसने यहां पर ईपीएस के ऊपर इंपैक्ट देखना था, तो इसने यहां पर 3 फंडास यहां पर क्या कर लिए, लेट कर लिए। इसने ईबीआईटी की, बेसिकली ईबीआईटी जो था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इसकी 3 वैल्यूज को एज्यूम कर लिया। एक वैल्यू एज्यूम कर ली इसने 50,000, दूसरी वैल्यू एज्यूम कर ली 75,000 एंड तीसरी वैल्यू इसने एज्यूम कर ली 125 के, यानी कि 1,25,000 की जो ईबीआईटी की वैल्यू थी वो इन्होंने एज्यूम कर ली है। एंड टैक्स जो है वो इन्होंने 50% एज्यूम किया, वो टैक्स जो है वो यहां पर इन्होंने क्या किया, 50% एज्यूम किया, ओके। सो ये चीजें इन्होंने एज्यूम करी है। अब यहां पर फंडा देखते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला। अब ईबीआईटी जब मैं 50,000 की एज्यूम कर रहा हूं, जब ईबीआईटी मैं 50,000 की एज्यूम कर रहा हूं, तो प्लान 1 के हिसाब से देखो इंटरेस्ट जो यहां पर डेप्ट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पहले प्लान के हिसाब से जो रेशियो थी डेप्ट इक्विटी की दैट वाज 4:1 ओवर देयर, दूसरे के केस में 1:4 थी, ठीक है। तो पहले प्लान के हिसाब से जो डेप्ट यहां के ऊपर, क्योंकि 10% हमने यहां पर देखा था, ऊपर देखेंगे यहां पर जो डेप्ट है वो इंटरेस्ट रेट कितना 10% पर एनम है, तो यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 4 लाख के ऊपर 40,000 की कॉस्ट पड़ेगी,
ठीक है। 4 लाख के ऊपर यहां पर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट जो था वो 40,000 की कॉस्ट पड़ गई। दूसरे वाले में क्योंकि 1 लाख का डेप्ट लिया था तो 10,000 की कॉस्ट पड़ी है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो बनी वो कितनी बनी, 10,000 की बन गई, यानी कि 50,000 हमने एज्यूम की थी ईबीआईटी माइनस 40,000, तो ये मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स बन गई 10,000 की बन गई। दूसरे केस में मेरे पास यहां पर 50,000 की यहां पर टोटल अर्निंग थी एंड फॉर द 10,000 हमने यहां पर डेप्ट के ऊपर दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स जो थी वो 40,000 की बन गई। एंड टैक्स जो था वो 50% के ऊपर था, टैक्स जो था वो आपका 50% के ऊपर था, तो टैक्स आपने पे कर दिया, डेट इज 10,000 का 50% 5,000 पे कर दिया एंड यहाँ पर भी आपने 40,000 का 50% यानी कि 20,000 टैक्स पे कर दिया। एंड आपका यहाँ पर जो इंटरेस्ट आफ्टर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन गई वो 5,000 की बन गई एंड यहाँ पर 20,000 की बन गई। अब यहाँ पर ये जो आप ईपीएस अगर काउंट करना चाहते हो, ईपीएस पर्टिकुलरली क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर ईपीएस पर्टिकुलरली होता है कि आपके पास यहाँ पर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है, जो आपके पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितनी है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहां पर वो पहले केस में कितनी थी 5,000 है एंड 5,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कितने थे इस केस में 10,000 थे। ठीक है, उससे डिवाइड कर दिया तो 0.5 आ गया। इसी तरह से हमने दूसरे केस में डिवाइड किया, उसके केस में भी ये 0.5 आ गया, उसके केस में भी 0.5 आ गया। तो कोई भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अब हम सेकंड केस में यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं जहां पर हम यहाँ पर जो वैल्यू है 75,000 की ले रहे हैं, 75,000 की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो उसके केस में यहाँ पर मैं प्लान 1 ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं प्लान 2 कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, जस्ट फॉर द एग्जांपल ओवर हियर। तो यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों केसेस में कितनी थी 75,000 हमने कंसीडर की थी, यहाँ पर भी 75,000 कंसीडर करी एंड दूसरे प्लान में भी 75,000 हमने कंसीडर करी। अब अगर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट की बात करें तो इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। तो पहले केस में जो इंटरेस्ट पड़ा था क्योंकि वहां पर 4 लाख का डेप्ट लिया था तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो था वो 40,000 का था एंड दूसरे केस में जो यहाँ पर इंटरेस्ट था क्योंकि 1 लाख का लिया था तो यहाँ पर 10,000 का इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं लेस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स की अगर बात करूँ तो कितनी मिल जाती है 75,000 माइनस 40,000 दैट इज इक्वल टू 35,000। तो मेरे पास ये 35,000 बचते हैं एंड इस केस में मेरे पास यहाँ पर ही 65,000 बचते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी है। अब उसके केस में टैक्स जो होगा वो यहाँ पर कितना डेबिट होगा 50% का टैक्स डेबिट होगा, तो ये यहाँ पर माइनस कितना अमाउंट होगा 50%, यानी कि 35,000 का अगर 50% करें हम तो 17,500 सब्ट्रैक्ट होगा एंड फर्दर दूसरे केस में देखें तो यहाँ पर 32,500 जो है वो यहाँ पर टैक्स सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर मेरे पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो बनती है पहले केस में वो 17,500 बनती है, दूसरे केस में मेरे पास यहाँ पर 32,500 बनती है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की बात करूँ तो दूसरे केस में मेरे पास इक्विटी शेयर जो है वो तो यहाँ पर सेम ही रहेंगे, वो यहाँ पर 40,000 ही है एंड ये वाले केस में मेरे पास 10,000 ही है। यहाँ पर अगर मैं अर्निंग देखता हूँ कितनी बनती है, ईपीएस कितनी बनती है, दैट इज 17,500 एंड फॉर द डिवाइडेड बाय 10,000 तो वो बन गई 1.75। तो यहाँ पर प्लान 1 के हिसाब से इसमें बनती है 1.75। दूसरे केस में देखें तो यहाँ पर बनती है 32,500 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 40,000 तो यहाँ पर जो ईपीएस बनती है वो यहाँ पर 0.8125 बनती है, 0.8125। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपने जहां पर प्लान 1 के केस में आपके पास डेप्ट की कंपोजिशन ज्यादा थी यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा थी, उस केस में ईपीएस जो है वो यहां पर इंक्रीज्ड है, वो ईपीएस आपका इंक्रीज्ड है सेकंड केस के लिए। क्यों? ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने जैसे जैसे आप अपनी ईबीआईटी को इंक्रीज करते हो यानी कि आप डेप्ट को इंक्रीज करते हुए अगर अपने ईबीआईटी को इंक्रीज करते हो यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को इंक्रीज करते हो तो उसके केस में पर्टिकुलरली आपके पास जो ईपीएस होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा। दैट इज द फंडा रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से थर्ड केस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर थर्ड केस भी सॉल्व है तो उसके केस में इन्होंने 1,25,000 लिए एंड रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आ दिया एंड इसके बेस पर इन्होंने ईपीएस कैलकुलेट करी। पहले केस में जहां पर फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है यानी कि आपने डेप्ट ज्यादा लिया हुआ है उसके केस में 4.25 आ रही है, सेकंड केस में 1.438 आ रही है। ओके, तो यहां पर भी देखेगा कि आपके पास 4.25 के केस में यहां पर ये ज्यादा आ रही है। ओके, सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट, दैट इज द फंडा रिलेटेड टू इट एंड फर्दर नाउ लेट्स मूव टू द illustration 5 over here. Let's move toward it. So it says XYZ company has current and equity share capital of rupees 40 lakh जिसमें 40,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है। मैनेजमेंट प्लान कर रही है कि और 30 लाख रुपए यहां पर उठाए जाए यानी कि उन्होंने कोई यहां पर प्रोग्राम करना है एक्सपेंशन के लिए एंड उनके पास डिफरेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो यहां पर अवेलेबल है एंड वो ऑप्शंस यहां पर दी गई हैं। यानी कि 40 लाख की इक्विटी ऑलरेडी आपके पास है एंड ये 40 लाख की इक्विटी कैसे बनेंगे, आपके पास यहाँ पर 40,000 शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है एंड ये आपकी 40 लाख की इक्विटी है। 30 लाख रुपए आपको और चाहिए एंड आपके पास अलग अलग ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। पहली चीज है कि आप 30 लाख के और यहाँ पर शेयर परचेज कर ले। पहली चीज है
कि आप इक्विटी के थ्रू ही पैसा सारा का सारा उठा लें, यानी कि 100 रुपए का एक शेयर है तो कितने शेयर्स और ले लें, 30,000 शेयर्स आप और परचेज कर लें। दैट इज अ फंडा रिलेटेड, पहली चीज तो ये। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 15 लाख जो है वो इक्विटी शेयर्स के हिसाब से उठा लें, यानी कि 15,000 तो आप शेयर्स पिक कर ले एंड फर्दर जो बैलेंस है वो 8% डिबेंचर्स के हिसाब से आप यहां पर परचेज कर ले, डिबेंचर्स में पैसा उठा लें। ओके, तीसरा केस जो है कि आप यहां पर 10,000 जो शेयर है वो यहां पर परचेज कर ले एंड 20 लाख रुपए, यहां पर तो 15 लाख रुपए उठाने अपने 8% के ऊपर एंड 15 लाख रुपए आपके पास आगे इक्विटी के थ्रू आगे। ओके, एंड फर्दर दूसरा केस है जहां पर 10 लाख रुपए आ गया आपके पास इक्विटी के थ्रू एंड फर्दर 20 लाख रुपए आ गए आपके पास, 20 लाख रुपए आ गए आपके पास किसके थ्रू, कि आपने यहां पर बॉन्ड्स में से आपने प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली, नॉट बॉन्ड्स, बेसिकली आपने यहां पर पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर लिया, कितने परसेंटेज के ऊपर, 9% के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर लिया। एंड फोर्थ सिनेरियो क्या कहता है, फोर्थ सिनेरियो कहता है कि 15 लाख आपने इक्विटी शेयर, यानी कि 15,000 रुपीज जो है वो अपने इक्विटी शेयर के थ्रू उठा लिए एंड फर्दर बैलेंस जो था वो अपने किसके थ्रू उठा लिया, वो अपने प्रेफरेंस शेयर, यानी कि 15 लाख ही आपने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू उठा लिया, जिसके ऊपर डिविडेंड आपको 5% के साथ फिक्स्ड डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ये आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है एंड कंपनी ने चारों ऑप्शंस को यहां पर अब एनालाइज करना है कि कौन सी ऑप्शन उनके लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड। अब यहां पर इन चारों ऑप्शंस को हम गो थ्रू करके देखेंगे एंड साथ के साथ यहां पर क्या कहा गया कि कंपनी का एक्सपेक्टेड जो ईबीआईटी है वो कितनी दी गई है, 15 लाख की ईबीआईटी यहां पर दी गई है। एक्सपेक्टेड जो ईबीआईटी है वो कितनी है, 15 लाख की दी गई है एंड कॉर्पोरेट टैक्स जो कंसीडर किया जा रहा है वो 50% का कंसीडर किया जा रहा है एंड फर्दर हमने ईपीएस को कैलकुलेट करना है एंड फाइनेंशियल एवरेज के ऊपर यहां पर बताना है कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहेगी फाइनेंसिंग को यूज करने के लिए। अब ये फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल प्लान 1 2 3 4। अब इसी चीज को हमने यहां पर इस चीज में डाल दिया। अब इक्विटी शेयर्स की बात करें तो पहले 40,000 शेयर ऑलरेडी हैं, 40,000 शेयर्स ऑलरेडी पहले हैं। अब अगर 30,000 और परचेज कर लेंगे तो नए शेयर कितने हो जाएंगे, एज पर प्लान 1 30,000 हो जाएंगे। प्लान 2 के हिसाब से देखें तो 15,000 शेयर लेने थे, टोटल शेयर कितने हो गए, 55 हो गए। प्लान 3 के हिसाब से 10,000 शेयर और लेने थे तो कितने हो गए, 40 प्लस 10 50,000 शेयर हो गए टोटल। ठीक है, प्लान 4 के हिसाब से आपके पास कितने शेयर हो गए, आपके पास नॉर्मल शेयर कितने हो गए, 40,000 प्लस 15,000, यानी कि आपके पास 55,000 नॉर्मल शेयर हो गए एंड बाकी के जो शेयर हैं 15,000 प्लान 4 के केस में वो प्रेफरेंस शेयर है। ओके, तो ये पर्टिकुलरली है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने यहां पर लिख दिए कि कितने कितने शेयर्स हो जाएंगे यहां पर अगर किसी भी प्लान को हम कंसीडर करते हैं। एंड फर्दर प्लान 2 के हिसाब से ये था कि 15 लाख तो आपने इक्विटी शेयर के थ्रू उठा लिया, 15 लाख बाकी का जो है वो आप डिबेंचर्स के थ्रू उठाएंगे, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, आपके पास 8% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, 15 लाख रुपए आप इस तरह से उठा रहे हो। एंड थर्ड सिनेरियो में आपने ये देखा कि आप लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू आप 20 लाख रुपए उठा रहे हो जो 9% के ऊपर अवेलेबल रहेगा, ये आपने 20 लाख रुपीज यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने 15 लाख के फोर्थ केस के हिसाब से आपने कौन से प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने थे जिसके ऊपर 5% आपने डिविडेंड पे करना था। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द 15 लाख ओवर हियर, तो ये अमाउंट हमने यहां पर इंडिकेट कर दिया। अब क्योंकि डिफरेंट केस तो मैंने टेबल फॉर्म में आपको ये चीज समझा दी है एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अभी यहां पर देखिएगा ईबीआईटी पर्टिकुलर क्या रहेगा, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि मुझे यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है कि एज्यूम कर लिया हमने ईबीआईटी हमारा जो है वो यहां पर 15 लाख रुपए, हर एक केस में 15 लाख रुपए हमने कंसीडर कर लिया। ओके, अब यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है हम उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि यहां पर देखिए इन केस ऑफ 8% डिबेंचर इसमें आएगी एंड इसके केस में आएगी, जो कि टैक्स से पहले आपकी होगी, क्योंकि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करते हो वो बाद में होती है, वो पहले नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलरली आप इंटरेस्ट कॉस्ट जो कर रहे हो डिबेंचर्स के ऊपर आपने कैलकुलेट करी 8% ऑफ 8% ऑफ व्हाट 8% ऑफ द 15 लाख ओवर देयर। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास आपने 8% कॉस्ट कैलकुलेट करी ना 15 लाख की, ये आपने किसके ऊपर कैलकुलेट की, 15 लाख के ऊपर कैलकुलेट की है, तो 15 लाख का 8% 15 लाख इंटू 8% डेट इज इक्वल टू 1,20,000। तो इस डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है एज पर प्लान 2, ये होगी 1,20,000 जो कि यहां पर आ गई। अब थर्ड प्लान के हिसाब से कितना पैसा उठा था, 20 लाख रुपीज उठाया था 9% के ऊपर, तो कितना हो गया 20 लाख इंटू 9%, ये हो गया 1,80,000। तो इसकी कॉस्ट आ गई 1,80,000 होगी। इज दैट क्लियर? अब यहां पर अर्निंग बिफोर हमने टैक्स निकाल ली, तो ये 15 लाख पहले केस में, क्योंकि सारा का सारा पार्ट इक्विटी के ऊपर था, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना गया, 15 लाख आ गया। दूसरे केस में जो इंटरेस्ट था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 15 लाख माइनस 120 हो गया। तीसरे केस में 15 लाख माइनस 1.8 लाख हो गया। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। तीसरे केस में क्योंकि प्रेफरेंस जो शेयर है उसके ऊपर डिविडेंड बाद में पे होगा, ठीक है ना, पहले तो ना पे हो जाएगा, तो ये 15 लाख एज इट इज आ गया। अब इसमें से टैक्स जो कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स एज्यूम किया था 50% का है, तो हमने वो टैक्स जो था यहाँ पे लिख दिया एंड फर्दर वो कैलकुलेट कर लिया। 15 लाख का 50% 7.5, 1380 का 6.9, 1320 का 6.60 एंड सो ऑन। ओके, एंड फर्दर हमारे पास जो ईएटी था यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई, 15 लाख माइनस 7.5 एंड फर्दर इस तरह से हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ गई।
अब हमने यहां पर फोर्थ केस में क्योंकि डिविडेंड भी पे करना था, तो वो डिविडेंड बिल्कुल एंड में हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। जो डिविडेंड पे किया गया 75,000 का एंड में पे किया गया, तो अर्निंग पर शेयर जो हमारे पास यहाँ आ गई इक्विटी शेयर के लिए आ गई, वो यहां पर पहले केस में 7.5 आई है, दूसरे केस में 6.9 एंड तीसरे केस में 6.60 आई है एंड देन इट इज 6.75 लाख ओवर देयर एंड दैट इज द अर्निंग आई है जो हमारे पास यहां पर। तो अर्निंग पर शेयर निकालनी है तो हमने टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो पहले केस में देखिए आपके पास जो अर्निंग आई है वो 10.71 आई है, दूसरे केस में आपके पास 12.55 आई है, थर्ड केस में आपके पास 13.20 आई है एंड फोर्थ केस में आपके पास अर्निंग पर शेयर जो है वो 12.27 यहां पर आपके पास कंसीडर हुई है। अब थर्ड प्लान के साथ डेफिनेटली हम गो थ्रू करेंगे क्योंकि यहां पर अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है, जिसमें हमने 20 लाख रुपीज जो था वो यहां पर 9% के ऊपर पिक किया था। ठीक है, तो जैसे जैसे फाइनेंशियल एवरेज इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो अर्निंग पर शेयर है वो यहां पर क्या होता है, वो यहां पर आपका बेटर बनता है, वो यहां पर आपका इंक्रीज होता है। दैट इज अ फंडा रिलेटेड। आई होप आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर चीज क्लियर होगी है एंड वीडियो पसंद आ रही है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज होता है ईबीडी डिवाइडेड बाय ईबीआईडी ओवर देयर, ईबीडी डिवाइडेड बाय ईबीआईडी ओवर देयर। तो ईबीआईडी -1, यहाँ -1 नहीं है माइनस आई है, यानी कि इंटरेस्ट को सबट्रैक्ट किया सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, उसके सामने हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज आ गया। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल एवरेज यहाँ पर थर्ड केस में सबसे ज्यादा, क्योंकि आप डेब्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यहीं पर कर रहे हो, लेकिन ईपीएस को आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग लेवरेज ओवर देयर। अब पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग लेवरेज होती क्या, अब पर्टिकुलरली आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज होती क्या। देखिए आप यहां पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कंसीडर करते हो जब यहां पर इंटरेस्ट एंड फर्दर आप इंटरेस्ट को छोड़ करके जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हो एंड उनको कोरिलेट करते हो प्रॉफिट के साथ, दैट इज अ ऑपरेटिंग लेवरेज ओवर देयर। तो ऑपरेटिंग लेवरेज पर्टिकुलरली क्या है कि यहां पर आप मेजर करते हैं किसी कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग इनकम को जो सेंसिटिविटी है, यानी कि आप अगर सेल्स को चेंज करते हो, अगर मैं सेल्स को चेंज करता हूं एंड फॉर द सेल्स को चेंज करने के साथ अगर यहां पर ऑपरेटिंग इनकम में मेरे को डिफरेंस देखने को मिलता है एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज ओवर। इसी चीज को हम यहां पर चेंज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज ओवर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो होती है दैट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, एक कंपनी जो होती है वो यहां पर उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर उसके पास कोई भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात समझो कि ऑपरेटिंग लेवरेज होती है वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ डील करती है। किसके साथ डील करती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ डील करती है। एंड जितनी ज्यादा ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, ऑपरेटिंग लेवरेज होगी। अगर ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस है तो हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या होगी, कम होगी। अगर ये आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो भी यहां पर ज्यादा होगी। जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो यहां पर कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को इंपैक्ट करती है एंड उसके साथ कंसर्न रहती है। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो यहां पर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ाते हैं एंड फर्दर अगर आपके पास वो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इन टर्न जो आपके ऑपरेटिंग लेवरेज है उसको यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड एंड फर्दर ऑपरेटिंग लेवरेज होती है उसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग रिस्क जो होता है इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं एंड इनके साथ एसोसिएटेड कोई कॉस्ट है, अगर ये एसोसिएटेड कॉस्ट इंक्रीज होती है तो आपकी ऑपरेटिंग जो यहाँ पर लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज है यानी कि जिसको हम ओएल कहते हैं, वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। अगर ओएल इंक्रीज होता है तो ओआर यानी कि ऑपरेटिंग रिस्क भी आपके पास यहाँ पर इंक्रीज होता है। ओके, सो दैट इज अ फंड रिलेटेड। अब ऑपरेटिंग रिस्क पर्टिकुलरली क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू अगर आप यहाँ पर अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को मीटअप ना कर पाए, अगर आप यहां पर अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को मीटअप ना कर पाए या अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होगी तो उसके केस में ऑपरेटिंग लेवरेज भी हाई होगी, ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगी तो ऑपरेटिंग रिस्क भी हाई होगा, यानी कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज के क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग जो लेवरेज होती है ये आपकी ऑपरेटिंग की जो कॉस्ट है उसके साथ लिंक्ड अप होती है, यानी कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं कंपनी के उसमें क्या कॉस्ट इंक्लूड है उसके साथ कवर्ड अप होती है एंड फर्दर एक रिलेशनशिप मेजर करती है सेल्स वॉल्यूम के बीच में एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स के बीच में यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप है उसको गो थ्रू करती है। एंड फर्दर अगर मेरे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करता हूँ जहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है तो उसके केस में हमारे पास जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी ज़्यादा होगी। ट्रेडिंग करने वाली कंपनी के केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी तो वहाँ पर ऑपरेटिंग रिस्क भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दैट इज अ फंडा रिलेटेड। एंड डिग्री ऑफ लेवरेज क्या है, डिग्री ऑफ लेवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर देयर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर देयर।
एंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास क्या बनती है, कंट्रीब्यूशन बनती है। वो आपके पास क्या बनती है, कंट्रीब्यूशन बनती है। एंड जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता है। ओके, यानी कि कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, जब आप सेल्स में से आप यहां पर वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, एंड जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास क्या बनती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाता है। दैट इज द फंडा रिलेटेड। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है। एंड आपके जो ऑपरेशनल जो आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू व्हाट, जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज योर ऑपरेटिंग लेवरेज ओवर देयर। ओके, तो इस फंडा को सिंपली ध्यान में रखना है। एंड ये छोटे छोटे से फॉर्मूला इनको ध्यान में रखना है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड फर्दर जो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ओवर देयर। ओके, अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है दैट कैन बी इजीली बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। आप फिक्स्ड कॉस्ट को अगर पीवी रेशियो के साथ डिवाइड करते हो तो आप यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो ओवर देयर। एंड फर्दर पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, पीवी रेशियो किसके इक्वल होता है, व्हाट इज प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो अभी हमने किया था ना फॉर्मूला, जहां पर 27.55% दिया गया था, 84 लाख की सेल दी हुई थी, अगर आपको भी याद हो, अभी हमने सॉल्व किया था ऊपर। ठीक है, तो प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो पर्टिकुलरली क्या होती है, जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर्टिकुलरली क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, यानी कि जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, यानी कि मेरे पास टोटल सेल्स है माइनस जो मेरे पास यहां पर वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, डिवाइडेड बाय द सेल्स ओवर देयर, क्योंकि वॉल्यूम जो होती है सेल्स के इक्वल होती है ना, तो ये पर्टिकुलरली क्या मेरे पास पीवी रेशियो है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट किसके इक्वल है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय द पीवी रेशियो ओवर देयर। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट ओवर देयर। ओके, तो ये फॉर्मूलाज आप यहां पर ध्यान में रखेंगे, आप इनको काइंडली नोट कर सकते हैं या फिर बाद में आप पीडीएफ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी रिलेटेड टू द फॉर्मुलाज ओवर हियर, एंड इसके बेस पर आप अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो यहां पर आपकी टोटली रिकवर हो जाती है। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो आपकी टोटली रिकवर हो जाती है। एंड जैसे जैसे आपके पास यहां पर सेल्स इंक्रीज अब होनी शुरू होगी, वैसे वैसे आपके पास जो आपके प्रॉफिट है वो यहां पर कंट्रीब्यूशन के इक्वल होने शुरू हो जाएंगे। राइट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो ऐसा पॉइंट है जब मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटली कवर हो गई, जब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है जो टोटली कवर हो गई। एंड ये कह रहा है कि जैसे जैसे अब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होगी, इसके बियॉन्ड यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर अगर मेरी सेल्स यहां पर इंक्रीज होंगी तो सेल्स जो मेरी यहां पर प्रॉफिट मेरा जो इंक्रीज होगा ना, जो यहां पर प्रॉफिट यहां पर मेरे यहां पर सेल्स इंक्रीज होंगी, वो लेवल बेसिकली सेल्स का लेवल किसके इक्वल होगा, नॉट प्रॉफिट, सेल्स का लेवल जो इंक्रीज होगा किसके इक्वल होगा, वो कंट्रीब्यूशन के इक्वल होगा। कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो सेल्स इस लेवल के बीपी के ऊपर होंगी तो वो इसी के इक्वल होगी, यानी कि जब आपकी सेल्स इस लेवल के ऊपर इंक्रीज होंगी तो जो आपका प्रॉफिट होगा ना वो इस पेस के साथ यानी कि कंट्रीब्यूशन के पेस के साथ वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर आप वेरिएबल कॉस्ट को तो साथ के साथ आप सेट करते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास उस लेवल के साथ यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली लेट्स से द केस कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि मेरे पास यहां पर 100 रुपीज़ यहाँ पर कॉस्ट है, एंड फॉर द 100 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ यहाँ पर कॉस्ट है, एंड 25 रुपीज़ यहाँ पर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मेरी सेल्स है, एंड 25 रुपीज़ मेरी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर आपकी ये फिक्स्ड कॉस्ट टोटली रिकवर हो जाती है। ओके, एंड फॉर द इसके बियॉन्ड अगर मेरी सेल्स इंक्रीज होनी शुरू होती है, 110 होगी कुछ होगी, तो बेसिकली जो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू होगा, जो प्रॉफिट मेरा यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन के इक्वल होना शुरू होगा। इज दैट क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। यानी कि अगर एक फर्म जो है वो यहां पर अगर वो फर्म जो है वो यहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर काम कर रही है, एंड अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर काम कर रही है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, ये चीज क्लियर होगी। अब यहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज किसके इक्वल होता है वो हमने पढ़ लिया, एंड फर्दर ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ लिया। एंड अब इनका रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, अगर एक कंपनी जो है वो हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर काम कर रही है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जहां पर ज्यादा है, एंड फर्दर अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर काम कर रही है तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। ओके, लेकिन अब अगर हमारे पास परसेंटेज सेल्स चेंज होती है तो उसकी वजह से आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट भी क्या होगा,
चेंज होगा ना, क्योंकि यहां पर मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूं, अब मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर काम कर रहा हूं। किसके ऊपर काम कर रहा हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर काम कर रहा हूं। एंड अगर ये ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो गई तो वैसे वैसे डेफिनेटली प्रॉफिट मेरा काफी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर सेल्स कम हो गई तो प्रॉफिट भी यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड जब हमारे पास यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो परसेंटेज चेंज होता है प्रॉफिट में, वो यहां पर ज्यादा होता है। जब मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं वो होती हैं तो परसेंटेज चेंज होता है किसमें, जो प्रॉफिट में परसेंटेज चेंज होता है वो यहां पर ज्यादा होता है देन इन द सेल्स वॉल्यूम ओवर देयर। क्योंकि यहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज था किसके लिए, कि यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो ज्यादा उसके रिलेटेड थी। तो यहां पर यही कह रहा है, कहता है अगर आपके पास यहां पर लेवरेज ज्यादा है एंड फर्दर अगर आपके पास यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है तो इसके केस में आपके पास जो परसेंटेज चेंज होगी प्रॉफिट में, परसेंटेज चेंज होगी प्रॉफिट में। सेल्स में चेंज थोड़ा सा होगा तो प्रॉफिट में चेंज फिर भी ज्यादा होगा। लेट्स से केस कि सेल्स में चेंज हुआ 10%, प्रॉफिट में चेंज होगा 12%, 15%, अगर मेरे पास यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करती है इन केस ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज ओवर देयर। ये चीजें बेसिकली किसके रिलेटेड है, जब हमने ना यहां पर स्टॉक मार्केट में डाटा शो करना होता है ना, तब ऐसी चीजें काम आती हैं लोगों को लोअर करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग रिलेटेड। अभी यहां पर एग्जांपल देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला वो किसके इक्वल है, वो बेसिकली इक्वल है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल ओवर दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द चेंज इन सेल ओवर दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्लियर होगी यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। ऑपरेटिंग लेवरेज का हमने फॉर्मूला पहले देखा, दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर देयर। कंट्रीब्यूशन इसके इक्वल है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड कंट्रीब्यूशन में से अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट को, सॉरी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एंड अगर कंट्रीब्यूशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो फिक्स्ड कॉस्ट को तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो ये बेसिकली मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग लेवरेज का एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लिया, दैट्स एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज देख लिया। वो किसके इक्वल था, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स ओवर देयर। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स ओवर देयर। इज दैट क्लियर। अब एक क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। अब देखो मेरे पास यहां पर एक फर्म का जो डाटा है, कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट दे दी कितनी, 50,000 की। वेरिएबल कॉस्ट दे दी 70% ऑफ सेल्स की दे दी। सेल दे दी 2 लाख की पिछले साल की एंड 2,50,000 दे दी इस साल की। एंड फाइंड आउट द चेंज इन सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो नहीं थी, यानी कि कोई लेवरेज थी ही नहीं। पहला केस था जब हमने फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया। पहले कॉस्ट में 50,000 वाली चीज नहीं माननी, ओके। दूसरे पार्ट में कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट इज देयर, लेवरेज सिचुएशन है। लेवरेज कब होती है, जब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है, उसी को हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं, ओके। सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड। तो हमारे पास सेल्स कितनी है, 2 लाख की है दोनों केस में। एक केस में हमारे पास इस साल की सेल है 2 लाख की, पिछले साल की सेल कितनी, सॉरी पिछले साल की सेल थी 2 लाख की, इस साल की सेल है 2.5 लाख की, ठीक है। परसेंटेज चेंज कितना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि 2,50,000 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख दैट इज इक्वल टू 25% ओवर देयर। अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। क्योंकि कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस द वेरिएबल कॉस्ट दैट इज अ कंट्रीब्यूशन ओवर देयर। तो यहां पर आ गई मेरे पास। तो यहां पर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 70% ऑफ सेल्स है। 70% ऑफ सेल्स यानी कि 1,40,000, इस केस में 1,75,000 होगी। तो यहां पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया, पहले केस में आ गया 60,000, दूसरे केस में आ गया 75,000। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ये वो केस है जहां पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि यहां पर लेवरेज थी ही नहीं, यहां पर लेवरेज थी ही नहीं। तो यहां पर परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल्स में चेंज हो रहा है 25%, एंड यहां पर प्रॉफिट में भी कितना चेंज हो रहा है, 25% का ही चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, 25% का चेंज हो रहा है। अब सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस के केस में मेरे पास यहां पर सेल्स भी है एंड फर्दर मैंने यहां पर कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 60,000 75,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड केस जो था वो लेवरेज्ड सिचुएशन थी। तो यहां पर 50,000 की मेरे पास ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी। तो यहां पर प्रॉफिट मेरे पास था पहले 10,000 का, अब प्रॉफिट जो आया वो मेरे पास आ गया 25,000 का। तो यहां पर चेंज इन प्रॉफिट देखो कितना बन गया। अब यहां पर सेल्स 25% चेंज हो रही है, लेकिन जो यहां पर प्रॉफिट चेंज हो रहा है कितना हो रहा है, 150% चेंज हो रहा है। यही चीज मैं आपको एस्टैब्लिश करना चाहता था जब मैंने आपको बोला था कि जब अगर हमारे पास यहां पर सेल्स हैं एंड फर्दर अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो परसेंटेज चेंज जो होता है वो यहां पर वो कंपैरेटिवली कम होता है या फिर पर्टिकुलरली एंड सेम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब आपके पास सेल्स हैं एंड फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं, उसके केस में आपके पास सेल्स की परसेंटेज में एंड प्रॉफिट की परसेंटेज में जो चेंज होता है वो प्रॉफिट परसेंटेज चेंज ज्यादा होता है, जैसा कि हमने यहां पर सेकंड पॉइंट में यहां पर गो थ्रू किया, ओके। तो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू द सेकंड पॉइंट ओवर हियर। आपको आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट।
अब हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द कंपोजिट लेवरेज ओवर देयर, कंपोजिट लेवरेज ओवर देयर, ठीक है। अब यहां पर ना अगर हम ध्यान से समझो तो फाइनेंशियल लेवरेज, जो फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में हमने पढ़ा, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, दोनों ही यहां पर किसी कंपनी के रेवेन्यू को मैग्नीफाई कर सकती है। अब हमने पढ़ा कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है तो परसेंटेज प्रॉफिट चेंज ज्यादा होता है, परसेंटेज प्रॉफिट चेंज ज्यादा होता है। एंड अगर मेरे पास फाइनेंशियल लेवरेज है तो उसके केस में ईपीएस की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है, अर्निंग पर शेयर ज्यादा होता है। तो दोनों चीजें जो है कंपनी के रेवेन्यू को यहां पर क्या कर सकती है, मैग्नीफाई कर सकती हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो यहां पर इनकम के ऊपर इंपैक्ट डालती है, एंड जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो यहां पर जो आपके पास डिसीजन मेकिंग होती है उस बेसिकली आपकी ईपीएस के ऊपर इंपैक्ट डालती है। कंपोजिट लेवरेज जो होती है वो यहां पर रहता है कि हमने ओवरऑल जो इनकम है ना यहां पर फर्म की जो ओवरऑल इनकम है उसको किस तरह से हमने यहां पर चेंज करना है उसके ऊपर इंपैक्ट डालती है, ठीक है। कंपोजिट लेवरेज उसके ऊपर इंपैक्ट डालती है। अब यहां पर ना जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि दोनों चीजों लेवरेज का मतलब क्या है, रिस्क एसोसिएटेड है, तो दोनों केसेस में रिस्क को असेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज होगी ना, वो भी यहां पर आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। एंड फर्दर उस चीज के बारे में देखना, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डिग्री ऑफ कंपोजिट लेवरेज होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली जो आपके पास ईपीएस है उसमें क्या डिफरेंस है एंड सेल्स है उसमें क्या डिफरेंस है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स योर डिग्री ऑफ कंपोजिट लेवरेज। तो याद रखेंगे डिग्री ऑफ आपके पास कंपोजिट लेवरेज जो है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज क्या थी, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज क्या थी, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज व्हाट वाज इट, काइंडली प्लीज जल्दी से बता दीजिए। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज आपके पास क्या एग्जिस्ट करती थी, क्या फॉर्मूला था, फटाफट से यहाँ पर फटाफट से ऑप्शन में आप चैट बॉक्स में लिखिएगा एंड मैसेज कीजिएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज आपके पास क्या एग्जिस्ट करती थी, एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा था, डेट वाज रिलेटेड टू प्रॉफिट में कितना चेंज एंड सेल्स में कितना चेंज, डेट वाज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ओके। एंड वो तो आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या थी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। एंड फर्दर डिग्री ऑफ कंपोजिट लेवरेज क्या है, डिग्री ऑफ कंपोजिट लेवरेज क्या होगा, ईपीएस में कितना चेंज आया, सेल्स में कितना चेंज आया, ईपीएस में कितना चेंज आया, सेल्स में कितना चेंज आया, दैट इज योर डिग्री ऑफ कंपोजिट लेवरेज, ओके। एंड कंपोजिट लेवरेज को कैलकुलेट कैसे करना है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसको मल्टीप्लाई कर दो फाइनेंशियल लेवरेज के साथ, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करो, फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करो एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द फंडा रिलेटेड कि आप यहां पर कंपोजिट लेवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर, ये चीज यहां पर क्लियर होगी, ओके। तो यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखिएगा कंपनी है जिसकी सेल दी गई है, कितनी की सेल दी गई है, दैट इज गिवन टू बी 5 लाख रुपीज, कितनी सेल दी गई है, 5 लाख की सेल दी गई है कंपनी की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी गई है, यहां पर डाटा लिखना शुरू कर देते हैं, सेल्स दी गई है 5 लाख की, 5 लाख की सेल दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है हमारे पास यहां पर 3 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख की दी गई है एंड फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है कितनी, 1 लाख की, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास यहां पर गिवन है। लॉन्ग टर्म लोन है 4 लाख रुपए का, यहां पर लॉन्ग टर्म जो लोन है वो यहां पर गिवन है 10% इंटरेस्ट के ऊपर एंड कैलकुलेट द कंपोजिट लेवरेज ओवर देयर। तो कंपोजिट लेवरेज जो है उसे यहां पर हमने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो फटाफट से यहां पर हमें आंसर पोस्ट करना है कि व्हाट विल बी द आंसर ओवर देयर। अच्छा, अगर आपको मैं ये बताऊं कि फाइनेंशियल लेवरेज ऑलरेडी आपको बताया था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज किसके इक्वल होती है, जो मेरे पास ईबीआईटी था डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये मेरे पास क्या था, दिस वाज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल लेवरेज। एंड फॉर्मूला क्या होता था, अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट एंड फर्दर जो वेरिएबल कॉस्ट है एंड फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास ईबीआईटी बन जाता है। एंड अगर मैं ईबीआईटी में से जो इंटरेस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ईबीटी बन जाता है। ये चीज थी। सेल्स कितनी है, सेल्स 5 लाख की है, 5 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दी, 3 + 1 4 लाख सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पर कितना बन गया, ये 1 लाख बन गया, ये 1 लाख बन गया मेरे पास। एंड फर्दर अगर हम यहां पर पर्टिकुलरली इंटरेस्ट कॉस्ट देखते हैं तो कितनी बन रही है, 10% ऑफ 4 लाख, क्योंकि यही इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो इंटरेस्ट कितना है 40,000 बना, तो 1 लाख में से 40,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बन गया 60,000 बन गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज बन गया। दिस इज द फाइनेंशियल लेवरेज ओवर देयर। तो फाइनेंशियल लेवरेज कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, यानी कि कितना बन गया 1.67 बन गया, 1.67 मेरे पास यहाँ पर बन गया। यहाँ पर सिंपली लिख रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय 6 बन गया, फाइनेंशियल लेवरेज 10 डिवाइडेड बाय 6 बन गया। अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करूं, ऑपरेटिंग लेवरेज किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू इट। एंड कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
सेल्स कितनी है, 4, मेरे पास 5 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख की है, तो कितनी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 2 लाख की होगी, 2 लाख की कंट्रीब्यूशन होगी। एंड फॉर द डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी किसके किलो है, ईबीआईटी किसके किलो है, अभी तो कैलकुलेट किया ऊपर 1 लाख आया ना यहाँ पे, तो मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज कितनी है, एक यहाँ पर आ गई 2:1 की आ गई। एंड कंपोजिट लेवरेज कितनी होगी, डेट विल बी इक्वल टू OL इंटू FL, OL कितना है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1 एंड FL कितना है 10 डिवाइडेड बाई 6 ओवर दिया, यानी कि 1 and 3। एंड इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, व्हाट विल द कंबाइंड लेवरेज ओवर देयर, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 3, या फिर इसको आप यहाँ पर सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, दैट इज 3.333, दैट इज 3.333, दैट इज योर कंपोजिट लेवरेज ओवर हियर, दैट इज योर कंपोजिट लेवरेज। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको सेल्स पॉइंट पता है तो आप यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हो कि क्या क्या इंपैक्ट है, एंड फर्दर आप दोनों को ध्यान रखते हुए ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज को कैलकुलेट कर सकते हो एंड फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज करते हो एंड फिक्स्ड कॉस्ट तो क्योंकि आपकी सेम ही रहनी है, तो डिग्री ऑफ लेवरेज जो है वो यहाँ पर आपकी कम होनी शुरू होती है, डिग्री ऑफ लेवरेज जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज की डिग्री एंड फर्दर फाइनेंशियल लेवरेज की डिग्री दोनों की डिग्री हाई रखते हो तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो आपका काफी जो कंबाइंड लेवरेज है काफी ज्यादा रिस्की हो जाती है। अगर आपकी दोनों में से एक लो एक हाई है तो वो नॉर्मल है, वो मॉडरेट रहती है, अगर दोनों लो है तो आपकी जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज है वो यहाँ पर कम रहती है, दैट इज अ फंडा रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें, अगर हम यहाँ पर इनके बीच में कंपैरिजन की बात करें तो इस केस में पर्टिकुलरली आप देखिएगा ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फर्दर फाइनेंशियल लेवरेज के बीच में हम डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मीनिंग के बारे में बात करता हूँ, तो ऑपरेटिंग लेवरेज होती है वो कहती है कि यहाँ पर फर्म की जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पर कितनी है, ठीक है, एंड फर्दर जो फर्म है वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए कितनी रिटर्न्स को बना पा रहा है, ठीक है, दैट इज अ ऑपरेटिंग लेवरेज ओवर देयर। एंड फाइनेंशियल लेवरेज क्या है कि जहां पर कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज करते हुए कितना डेप्ट को उठा रही है एंड फर्दर उसको पैसे यहां पर बनाने में लगा रही है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल लेवरेज ओवर देयर, ताकि कंपनी जो है अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर पाए। एंड फर्दर जो यहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज है वो यहां पर कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, एंड फाइनेंशियल लेवरेज यहां पर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि डेप्ट इक्विटी की क्या रेशियो रहेगी उसके बारे में। एंड मेजर की बात करें तो यहां पर ऑपरेटिंग रिस्क कितना शामिल है उसको मेजर करती है, फाइनेंशियल लेवरेज इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क कितना है उसको मेजर करती है। कैलकुलेशन की बात करें दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दैट इज योर ऑपरेटिंग लेवरेज, अभी हमने कैलकुलेट भी किया। एंड फर्दर फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू व्हाट, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी को ईबीटी से डिवाइड कर देते हैं, वो आपके पास क्या फाइनेंशियल लेवरेज है। अगर इंपैक्ट की बात करें, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डिग्री है तो डेफिनेटली रिस्क ज्यादा हो जाएगा, एंड फर्दर फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं, अगर फर्दर वो आपके पास बेसिकली जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होती है ना वो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट से क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड फाइनेंशियल लेवरेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ होता है, लायबिलिटी साइड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ओके। एंड आप प्रेफर क्या करते हो कि आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो यहाँ पर कम हो एंड फाइनेंशियल लेवरेज जो आपके पास क्या हो, ज्यादा हो, दैट इज प्रेफर्ड ओवर देयर, ओके। So that would be the funda related it, and that would be all related to this particular chapter of the financial leverage or trading on equity